क्या 3712 सब डाउट है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी है 3x4 मैट्रिक्स। ए क्या है 3x4 मैट्रिक्स है एंड बी कोई 4x3 मैट्रिक्स है। ए 3x4 है, बी 4x3 मैट्रिक्स है विथ रियल एंट्री सच दैट ए बी इज नॉन सिंगुलर। अच्छा, तो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी नॉन जीरो है। तो ए का जो ऑर्डर है वो 3x4 है, बी का जो ऑर्डर है वो 4x3 है और ए बी नॉन सिंगुलर है। और ए बी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 3x3 की। सो रैंक ऑफ ए बी क्या होगी जी? ऐसे अगर ए बी 3x3 की है और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इसका मतलब है कि रैंक 3 है। तो बोल क्या रहा है ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नलिटी ऑफ ए इज जीरो। तो नलिटी ऑफ ए का क्या मतलब है, देखो नल स्पेस ऑफ ए लिखूंगा, ऑफ क्या है ए ना, नल स्पेस या नलिटी, चलो छोड़ो। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ए बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है और चूंकि ए तो हालांकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ऐसा नहीं कर सकते ना। ओके, अच्छा बी ए जो मैट्रिक्स है वो 4x4 की मैट्रिक्स है, ए बी 3x3 की है, बी ए 4x4 की है। तो मुझे ये बताओ ए बी का रैंक और बी ए का रैंक सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सेम तो हो ही सकता है। तो क्या होता है रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए रैंक बी। और तो छोड़ो उतना छोड़ो, क्या रैंक ऑफ बी ए 4 हो सकता है? क्वेश्चन ये है, क्या रैंक ऑफ बी ए 4 हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप ये जानते हो कि रैंक ऑफ बी ए या ए बी दिस इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी, ये है। और ए हमारा 3x4 की मैट्रिक्स है, बी 4x3 की मैट्रिक्स है, ठीक। तो मैक्स ए की मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती है, बी की मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती है, तो ये लेस देन इक्वल टू 3 होगा। तो ये कभी भी 4 तो नहीं हो सकता, तो दिस कैन नेवर बी 4। अब कभी भी 4 नहीं होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए क्या होगा? जीरो। हाँ 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी, एटलीस्ट जिनका डाउट है बोलो, ये नहीं क्वेश्चन भेज दिए बस हो गए, है ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं सॉल्यूशन मतलब दुनिया कोई ऐसे सॉल्व करता रहूं फ्री में, ऐसा थोड़ी है। जिनको डाउट से जेन्युइन डाउट पूछो। अब ये थोड़ी है कि मतलब क्वेश्चन अगर डाउट क्लास चल रहा है तो कुछ भी पूछ लो, मतलब कहीं से भी दुनिया कहीं कोई भेज दिया उसको तो मुझे भेज दिया। जिनके डाउट्स क्लास, जिनका डाउट्स है एक्टिव रहो, वरना मैं डाउट नहीं बताऊंगा मैं, है ना। डाउट्स का मतलब है तुम सीखना चाहते हो, ये नहीं कि तुमने पैसे दिए तो मतलब कुछ भी करवा लो मुझसे, ये तो डाउट्स है तो जेन्युइन डाउट्स है तो डाउट पूछो, जब मैं पूछूं तो रिस्पॉन्स करो, है ना। बाकी लोग भी रिस्पॉन्स करो, एटलीस्ट जिसका डाउट है वो एक्टिवली रिस्पॉन्स करो, ठीक है। वरना अदरवाइज फिर मैं तुम्हारा कोई डाउट नहीं बताऊंगा, सिंपल है, क्योंकि तुम्हें सीखना है ना एडवांस। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको बस वो है क्वेश्चन, ऐसा थोड़ी है। मैं शुरू में थोड़ा था, मतलब होता है कोई सिंपलिसिटी का बहुत फायदा उठाते हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं, क्या जरूरत है, तुम्हें सीखना है सीखो, ये है। अब इसका मान लो डाउट क्लास है, इसका मतलब ये थोड़ी है तुम कुछ भी पूछ लोगे, मतलब ऐसे मतलब दुनिया के क्वेश्चन, दुनियादार सारे दुनिया वाले क्वेश्चन उठा के तुम भेज दो। तुम्हारा जो जेन्युइन डाउट है वो पूछो। तो यहां से क्या करते हैं, अब वो क्या है लोग जैसे टेस्ट अलग अलग ज्वाइन कर रखे हैं और डाउट हमारे यहाँ पूछते हैं, तो ऐसे भी लोग हैं कि उनको टेस्ट मतलब ऐसे बहुत सारी कोचिंग जो टेस्ट कराती हैं, अब वहाँ टेस्ट डिस्कशन हो नहीं रहा था, हमारे यहाँ डाउट पूछ रहे हैं, दूसरे टेस्ट के आते हैं। भाई जहाँ तुम टेस्ट दे रहे हो वहाँ डाउट डिस्कस करो, मतलब ये थोड़ी है कि तुम टेस्ट अब 200 ने भेज दिए तो यहाँ पूछ लिए, ये सो अब दूसरा देखो यहाँ पर नलिटी ऑफ ए कह रहा है 0 है। पहली बात देखो यहाँ पे ए का मैक्सिमम रैंक, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए, ठीक है।
सो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? कॉलम ऑफ ए। कॉलम्स कॉलम कितने हैं इसमें? 4 है ए में, तो 4 होगा। तो क्या आपको लगता है कि इसकी नलिटी कभी 0 हो सकती है? ए की नलिटी 0 कब होगी? पहला ऑप्शन ना, ए की नलिटी 0 है। अगर ए की नलिटी 0 हो गई तो रैंक ए की 4 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए अगर 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो रैंक उसकी mn में जो छोटी है मैक्सिमम वो हो सकती है। तो a की मैक्सिमम रैंक 3 पॉसिबल है, तो इसका रैंक कभी 4 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है नलिटी ऑफ a कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो नलिटी ऑफ a कभी 0 नहीं हो सकता, और रैंक ऑफ ए बी कभी 4 नहीं हो सकता, रैंक ऑफ बी ए कभी 4 नहीं हो सकता, इनफैक्ट ए बी का भी नहीं हो सकता। रैंक ऑफ, हालांकि ए बी 3 दे रखा है, तो 4 नहीं हो सकता। तो सिंपल है, तो इसमें आंसर क्या? पहला स्टेटमेंट नलिटी ऑफ ए 0 फॉल्स, बी ए नॉन सिंगुलर है, नहीं बी ए सिंगुलर है, दोनों फॉल्स है। अच्छा ध्यान, आंसर करो दे रखा है, चेक कर लो एक बारी। बी ए है ना, बी ए 4+4 है, तो बी ए नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मतलब क्या हुआ? सिंगुलर डिटरमिनेंट 0, नॉन सिंगुलर डिटरमिनेंट नॉन जीरो, है ना। तो मतलब ये जो क्यू स्टेटमेंट है वो क्या है? सी होना चाहिए, है ना, हाँ, क्योंकि ये सिंगुलर होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट तो इसका 0 ही होगा पक्का। ये 4+4 का है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और रैंक 4 हो नहीं सकता, तो रैंक इसका मैक्सिमम 3 रहेगा बी ए का। तो डिटरमिनेंट इसका, सर दो ऑप्शन वहाँ पे सेम है इसलिए दिया है, मतलब सी और डी सेम दिया है। अच्छा एक्चुअली वो चेंज नहीं किया, ये टाइपिस्ट की मिस्टेक और चेक करने वालों का मिस्टेक है। जैसे क्या होता है ना कि जैसे P is false, Q both are false, तो यहाँ होगा both are, ये कॉपी पेस्ट होता है ना जब टाइप करते हैं, हम लोग भी ऐसा करते हैं। तो जैसे ऊपर है सेम कॉपी पेस्ट किए, फिर यहाँ चेंज नहीं किए, चेंज करना भूल गए, तो यहाँ था P is false, Q is false, डी ऑप्शन जो है। तो सर इसका जो मिनिमम नलिटी होगा वो तो 1 होगा ना? हाँ, क्योंकि रैंक मैक्सिमम 3 हो सकती है, तो जब रैंक 3 है तो नलिटी 1 है, तो मिनिमम 1 है। रैंक अगर 2 है तो नलिटी वो आ जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे बता रखा है कि ए बी का रैंक 3 है, इसका मतलब ए या बी में से किसी एक का रैंक 3 तो है। अच्छा मिनिमम है, मिनिमम रैंक होता है ना लेस देन इक्वल टू मिनिमम, तो 3 है, इसका मतलब रैंक ए या रैंक बी मोर देन इक्वल टू मिनिमम, तो 3 ही है, दोनों का रैंक 3 ही है यहाँ पे, तो यहाँ एग्जैक्टली 1 आ जाएगा। मतलब एटलीस्ट हाँ 3 ज्यादा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर ये सोचो तुम, ये क्या है, दिस इज 3 इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए रैंक बी। अब रैंक ए रैंक बी का जो छोटा इन दोनों में जो स्मॉलर है वो 3 या 3 से ज्यादा है, तो 3 ज्यादा हो नहीं सकता, और 3 से कम होने, यहाँ कह रहा है कि मिनिमम जो है 3 से ज्यादा या इक्वल है, तो मतलब रैंक ए एंड रैंक बी दोनों 3 ही होगी यहां से इस क्वेश्चन में, तो नलिटी 1 हो जाएगी। चलो तो ये पहला था। दूसरा, तो पहला क्वेश्चन, हाँ जी भाई किसका डाउट? योगेश है? हाँ तो एक्टिव, डाउट पूछ रहे हो एक्टिव रहो, ये समझ आया कि नहीं? जी सर। हाँ तो सीखने की कोशिश करो, आप जब कोई डाउट पूछते हो तो कोशिश करो सीखो, और नहीं समझ आ रहा दोबारा पूछो, ये है। अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो कि इसमें क्या है। समझ गया। ठीक है, हाँ तो ठीक है ना। तो यहाँ मेनली क्या था कि रैंक बीए का कभी 4 नहीं हो सकता, इसीलिए ए बी 3 है तो बीए कुछ और होगा बट 4 तो नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसका? जो सेकेंड क्वेश्चन है कि सपोज एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ, तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लीजिए 1/√2 पाई सिग्मा e की पावर माइनस हाफ x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर। यस, अब आपसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन x बिटवीन a एंड b, यही है। तो इसका तो फॉर्मूला ऐसे सॉल्व करोगे तो टाइम नहीं लगेगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं,
प्रूफ तो कर सकते हो लेकिन एक काम करो ना। का मीन है, हाँ ट्रांकेटेड नॉर्मल का मीन है ये। कौन सा? ये वाला सर जो आपने कर लिया क्वेश्चन। हाँ e of x given x between a and b। हाँ सर ये ट्रांकेटेड नॉर्मल है, मतलब ग्रुप में भेजा था सर ने दिया। यस हाँ ये ट्रंकेटेड नॉर्मल है, मतलब इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे तो वैसे अगर प्रूफ करेंगे तो टाइम लगेगा ना, जैसे अगर प्रूफ, चलो डिनोमिनेटर तो ऐसे आ जाएगा कि यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी x बिटवीन a एंड b, और वैसे अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा इंटीग्रेशन, हालांकि डायरेक्टली रिजल्ट है, इसका भी फॉर्मूला है, तुम याद रख सकते हो, तो प्रूफ करूंगा तो टाइम लगेगा। तो ये होगा यहाँ a टू b, देखो तो इसका मीनिंग ये है एक्चुअली, मतलब डेफिनेशन, तो इसका जो डेफिनेशन है वो ये है। तो ये तो कैलकुलेट करना इजी है कि आप मीन घटाएंगे, सिग्मा हटाएंगे, डिनोमिनेटर सबका कॉमन ही होगा, जहां तक मुझे लग रहा है ना, डिनोमिनेटर तो कॉमन है ना ऑप्शन में, सी और डी सेम है। फिर यहाँ भी यही गलती किया है अरे यार ये लोग भी पता नहीं कौन, ये लोग चेक कर रहे हैं कौन, सबको डांटना पड़ेगा। तो ठीक से प्रोफिटिंग नहीं कर रहा ना, ऐसे एटलीस्ट चलो टाइपिस्ट ने गलती कर दिया, चेक करने वाला ध्यान से देखना चाहिए। इस सेशन में सह लेते हैं, क्या करेंगे तो, क्योंकि इतने सारे टेस्ट है ना। तो अब इसको क्या करते हैं, मतलब सिंपलीफाई करना है इसको, तो अलग डायरेक्ट रिजल्ट है, प्रूफ करें, फिर प्रूफ करके वही करना पड़ेगा, इसको समहाउ कन्वर्ट करके फिर आना पड़ेगा। सर इसका पीडीएफ लिख के डिफरेंशिएट करके फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं, पीडीएफ ऑफ एक्स को उस फॉर्म में लाते हैं, तो ऐसे सॉल्व हो जाता है। हाँ वही थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें बस, तो ये तो कैलकुलेशन डायरेक्टली, इसका फॉर्मूला लिख लो, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली है, तो ये देख सकते हैं हम लोग। इसका जो मीन आता है, ये फॉर्मूला है म्यू प्लस, इन्होंने इस तरह से कर रखा है, देखो डायरेक्टली फॉर्मूला है इसका, ठीक है ना, तुम लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला, मतलब डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये, मतलब प्रूफ भी कर सकते हो, प्रूफ भी मिल जाएगा, बट डायरेक्ट अगर तुम्हें ये रिजल्ट है, तुम ऑनलाइन में ना काफी हेल्प मिल जाएगा, तो ऑनलाइन अगर तुम देखो तो यहाँ पे इसका जो आंसर आता है, तो ये तो डेफिनेशन लिख दिया मैंने, अब इसको मैं अगर प्रूव करूंगा तो प्रूव कर सकते हैं हम लोग, बुक में मिल जाएगा, प्रूव करना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको समहाउ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा, यहाँ जो इन्होंने लिख रखा है कि यहाँ पे अल्फा इज दिस, बीटा इज दिस, ओके। देखो ये कुछ ऐसा लिख रखा है, म्यू माइनस सिग्मा, और ये पीडीएफ ऑफ, तो यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, हाँ पीडीएफ ऑफ, तो यहाँ प्रूफ करना पड़ेगा इसको ना, क्योंकि ये ऊपर इन्होंने किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5p माइनस 5a, यहाँ तो इन्होंने ऐसा लिखा है, और अपॉन में यहाँ पे तुम्हारे पास पीडीएफ है, तो पीडीएफ को मैं एफ लिख देता हूँ, ये स्मॉल फाई का मतलब है पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, ये जो लिख रहा हूँ मैं, और कैपिटल फाइज होगा वो सीडीएफ होगा, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली है, और ये जो बीटा लिया है, माइनस है प्लस है, यहाँ तो माइनस लिखा हुआ है, अब देखना पड़ेगा ना, इसने चेंज नहीं किया होगा, देखता हूँ इसने चेंज नहीं किया होगा यहाँ पे, तो देखो एक बार चेक करो तुम लोग भी, तो यहाँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे,
देखता हूँ ये भी करेक्ट लिखा है कि नहीं, अपॉन सिग्मा माइनस और पाई ऑफ ए माइनस म्यू अपॉन सिग्मा और अपॉन सी डी एफ ऑफ कैपिटल फाई ऑफ बी माइनस म्यू अपॉन सिग्मा माइनस कैपिटल फाई ऑफ ए माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो ये ऐसा कुछ इसमें लिख रखा है, अब ये सही गलत का पता नहीं मुझे। सर विकिपीडिया पे प्लस लिखो। अच्छा, पीडीएफ को 1 by sigma and this। यहाँ पे जो है माइनस यहाँ पे है तो वो ठीक है, वो हमने पैरामीटर चेंज कर दिया है क्योंकि यहाँ पे b माइनस म्यू है अच्छा और जहाँ पे वहाँ पे a माइनस म्यू है, ये पहले है तो ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्होंने दिया है इनका आंसर जो आया है दूसरा वाला देख रहे हैं, तो इसमें जो आंसर है सर न्यूमरेटर में हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया है, माइनस डाला है तो हाँ। प्लस डाला है तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। और यहाँ से वो करोगे तो उसके हिसाब से आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया इसके हिसाब से देख लो, a माइनस म्यू अपॉन सिग्मा है और b माइनस म्यू, तो मैंने वो लिया हुआ है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो इसके जैसा बन जाएगा, है ना, तब ये प्लस है। तो ये टाइप भी ऐसे किया है ना, ये जो म्यू है ये बाहर होगा, है ना, ये यहाँ पे क्या किया है न्यूमरेटर में लिख रखा है जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो ये म्यू तो बाहर है। अभी मैं एग्जाम के बाद ही अभी करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है ना, तो अभी मैं उन लोगों को भेजूंगा जिन्होंने प्रोफाइलिंग की है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि काम होना, काम बीच में रुक जाएगा ना, अभी तो जरा गुस्सा उस्सा आ गया टीम वालों को तो फिर काम छोड़ देंगे। तो अभी कल एग्जाम हो जाता है फिर हम बात करेंगे सबसे कैसे काम किया इन लोगों ने। तो म्यू का टर्म बाहर होगा ना? हाँ, म्यू का टर्म ये माइनस इसलिए क्योंकि मैंने बी वाला टर्म पहले लिखे हैं, इसमें ए वाला टर्म पहले लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको माइनस वो कॉमन होगा तो माइनस आ जाएगा। तो अगर मैं इसको जैसे ए वाला टर्म बाहर करूंगा इसको तो ये बीच में प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा है। लेकिन कोई नहीं, गलतियां ज्यादा गलतियां, हालांकि लोग ठीक से काम नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, चलो अभी तो क्योंकि प्रेशर भी होगा जल्दी जल्दी काम करने का शायद इसीलिए। तो ये फॉर्मूला है, प्रूफ देखना है तो प्रूफ ट्राई कर सकते हैं हम लोग, मतलब प्रूफ हालांकि हर जगह अवेलेबल है। तो देखो अभी के लिए, अच्छा वेरिएंस क्या होगा, अगर आप वेरिएंस देखो तो इसका अगर वेरिएंस पूछ लिया मान लो सेम चीज, वेरिएंस ऑफ x गिवन x बिटवीन a एंड b, तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो ये भी उस तरह से है, मतलब फॉर्मूला अलग इसका भी है। अगर वेरिएंस का ये मिल जाएगा तुम्हें, इसे थोड़ा याद रख सकते हो, वरना एग्जाम में तुम्हें ना प्रूफ करना पड़ेगा और प्रूफ विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ये चीज है। तो उस तरह के क्वेश्चंस तुम इनिशियली स्किप ही करना, क्योंकि जो हाँ प्रूफ टाइप का आ जाए या तो एग्जाम्पल के थ्रू कर पाओ। जैसे एक दो ट्रिक यहाँ पे ये कर सकते हो तुम कि जैसे मैं मान लूं x को, अभी देखो अब मैं अगर चूंकि मैं तो प्रूफ फॉर्मूला ढूंढ रहा था, अगर एग्जाम में अगर मुझे करना है तो मैं पहले कोशिश क्या करूंगा, सो आई विल डू व्हाट कि सिंपली मैं म्यू को 0 और सिग्मा को 1 रख के देखूंगा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं क्या, है ना, ये चीज है। तो हालांकि यहाँ पे एक्चुअली इन लोगों ने जैसे टाइपिंग किया है ना, तो ऐसा जैसे लग रहा है मुझे कि कहाँ डिफरेंस है, CD सेम है, AB में सिग्मा y2 का डिफरेंस है ना। तो देखो अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना हो तो क्या करोगे एग्जाम में, वो चलो फॉर्मूला आ गया, अच्छा मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा था, ये भी लिख सकते हो तुम। तो वेरिएंस ऑफ x गिवन x बिटवीन a एंड b, तो इसका जो आता है फॉर्मूला वो आएगा सिग्मा स्क्वायर टाइम 1 माइनस, फिर ऐसे ही आ जाएगा तुम्हारे पास, ये थोड़ा लेंथी फॉर्मूला है, b माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इनटू PDF, ये फाई स्मॉल फाई लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो फाई ऑफ
बी माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये लेंथी फॉर्मूला है थोड़ा सा, माइनस फिर ए माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एंड फाई ऑफ ए माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये आएगा। इसके अपॉन में है कैपिटल फाई ऑफ, कैपिटल फाई सीडीएफ है, ये पीडीएफ है, ठीक है, तो ये जो लिख रहा हूँ ये पीडीएफ है। यहाँ पे बी माइनस म्यू अपॉन सिग्मा माइनस कैपिटल फाई ऑफ ए माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है, और आगे भी है माइनस, फिर यहाँ आएगा फाई ऑफ पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, स्मॉल फाई का मतलब पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, कैपिटल फाई का मतलब सीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो यहाँ से आ जाएगा, वहाँ पर तो 1 माइनस लिखा है आपको, वो सर किधर है? नहीं 1 बाहर है, मतलब 1 माइनस, ठीक है, इस तरह से। अब ये होगा दिस माइनस फाई मतलब पीडीएफ ए माइनस म्यू बाई सिग्मा अपॉन में सेम थिंग आएगा, यही वाली चीज आएगी। यहाँ पे, और इसका जो होगा, अब इस पूरे का है स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर है, देखो, तो यहां से आया आपके पास ब्रैकेट यहां बंद, तो ये बन रहा है। तो जो ऊपर यूज कर रहा हूं 5 पीडीएफ और स्टैंडर्ड नॉर्मल, और डिनोमिनेटर में ये। अब ये प्रूफ थोड़ा इसका है ना, कैलकुलेशन होगा, इसमें टाइम लगेगा, प्रूफ कर सकते हैं आप, ट्राई करके देखो, ऑनलाइन देखो, बुक में देख सकते हो, और चाहिए तो फिर मैं भी कर दूंगा एक क्लास में, ये है, लेकिन उसके लिए पहले मैं खुद कर दूंगा वरना फिर टाइम लगेगा, ये है। तो मुझे बताना वो है। तो ये वेरिएंस का है, ट्रंकेटेड है ना, वो हो गया, ये वेरिएंस है, और यहाँ मीन था। अब जैसे मैं कह रहा था, इस क्वेश्चन को एंट्रेंस में कैसे करेंगे, अगर आप एग्जाम में तो क्या करेंगे, तो आपको एलिमिनेट करना है ना। तो यहाँ है क्या एक्चुअली, जैसे सिग्मा सिग्मा बाई 2 है, यहाँ भी सिग्मा बाई 2 है, एक्चुअली चेंज नहीं किया है, ये सिग्मा है, यहाँ सिग्मा बाई 2 है, और म्यू बाहर है, सब में म्यू है ना, न्यूमरेटर में लिख दिया है, तो म्यू बाहर है। सो यहाँ सिग्मा बाई 2 होगा, तो क्या करना सबसे पहले आपको कि आप म्यू को 0 और सिग्मा को 1 रख दो, और आप देखो क्या बनता है ना, तो उससे कुछ आपको एक वो मिल जाएगा। अगर मैं म्यू को 0 और सिग्मा को 1, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल हो गया। अब यहाँ स्टैंडर्ड नॉर्मल व्हेन x बिटवीन a एंड b, ए बी को भी तुम फिक्स कर सकते हो चाहो तो, है ना, इफ यू वांट यू कैन फिक्स। अगर ए बी को मैं मान लो, चलो a को माइनस इनफिनिटी और b को इनफिनिटी ले लेता हूँ, तो क्या होगा, तो उससे कुछ ना कुछ आपको ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यू टेक ये नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर x, तो आप क्या करो, नॉर्मल 0 1 कंसीडर करो, म्यू को 0 सिग्मा को 1, यही चीज ऑप्शन में करेंगे। यहाँ ए बी है, तो इनिशियली में कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, ए को माइनस इनफिनिटी, बी को प्लस इनफिनिटी रख दिया। अब पुट कर लो, अब इन ऑप्शंस को रिड्यूस करके देखो क्या बन रहा है। तो हर बार सारे सेम नहीं होंगे, कुछ डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, और आप देखो इसके लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके तो आसान हो जाएगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ई जेड व्हेन जेड इज रियल नंबर, तो ऑब्वियस हो गया जेड रियल, ई जेड कितना आ जाएगा 0, तो कौन सा ऑप्शन 0 होगी वो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए अच्छा, यहाँ पे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं, इसमें से सारे 0 हो जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर म्यू रख के देख लेंगे। यहाँ पे जो होगा जरूरी नहीं पुट करके रहना पड़ेगा ना, क्योंकि ये पीडीएफ की वैल्यू क्या आती है, प्लस इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी पे। समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको। जैसे स्मॉल फाई जो हम लिख रहे थे, इसका मतलब ये है 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ x स्क्वायर, है ना, और जो कैपिटल फाई होता है वो ये है 0 to x 1/√2 पाई e की पावर माइनस t स्क्वायर बाई 2 dt, ठीक है, ये चीज है। तो ये हमारे पास है, और तो अब जैसे आपको है ना, एक मिनट, यहाँ 0 से होगा, माइनस इनफिनिटी से होगा, माइनस इनफिनिटी है ना, सीडीएफ है ना, तो सीडीएफ का मतलब क्या, माइनस इनफिनिटी से x, क्योंकि सपोर्ट इसका रियल नंबर है, ये चीज है। अब यहाँ जैसे आपको इन्फिनिटी की वैल्यू निकालनी है, तो इन्फिनिटी की वैल्यू रखेंगे तो ये 0 हो जाएगी, माइनस इनफिनिटी पे भी 0 हो जाएगी, ये है ये वाली चीज उस तरह से। फिर इसकी वैल्यू प्लस इनफिनिटी पे निकालेंगे तो 1 हो जाएगी, माइनस इनफिनिटी पे 0 हो जाएगी,
तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है ना। ट्रंकेटेड नॉर्मल का अब ये फॉर्मूला लिख लो, अब याद रखना। सो इफ x इज दिस देन दिस फॉर्मूला विल बी दिस। यहाँ आप चाहो तो ये इन्होंने a वाले टर्म पहले लिखे हैं, तो a पहले b बाद, तो अब माइनस कॉमन लो, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये याद आएगा, यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। तो ये राइट फॉर्मूला है। जो बनाया वो भी कहीं देख के ही बनाया ना, मतलब जिसे जो लोग पेपर बनाते हो क्या है, बुक से बना रहे हैं या ऑनलाइन किसी वेबसाइट से हो गया या किसी, है ना, कहीं से क्वेश्चन तो उस तरह फ्रेम कर रहे हैं। तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जो सब्जेक्टिव है वो यहाँ ऑब्जेक्टिव में फ्रेम कर देते हैं, ये चीज है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, प्रूफ लिखना पड़ेगा इसका, मतलब थ्योरम है टाइप का समझ लो। ये थ्योरम है, x ऐसा होगा तो इसका फॉर्मूला ये निकल के आएगा। अब ये बीच के प्रूफ्स मैंने अभी स्किप किए हैं, तो ये थ्योरम टाइप का है। और सेम चीज वेरिएंस की अगर जरूरत पड़ेगी, हालांकि पूछा नहीं है, अगर पूछेगा तो इस तरह से आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 1 2 के बाद था 3 7, अच्छा 1 2 3 7 5, तो 1 2 3, चलो तो यहाँ पे क्या हमारे पास है, a सियानी है क्लास में, यही नहीं हो गया ना। तो a हमारे पास क्या है, क्योंकि ये भी गेट का क्वेश्चन है, हालांकि गेट PYQ है। तो a हमारे पास ये 3x3 की मैट्रिक्स है। हम आपसे बोल रहा है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ a। तो आप लोगों को पता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? जितना बार वो आइगन वैल्यू रिपीट होगा वो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है। जितने डिस्टिंक्ट होते हैं सर, आइगन वेक्टर, कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आएंगे, वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आइगन वैल्यू किसी मैट्रिक्स का यही है, मतलब 3x3 है ना, अगर ऐसा आ गया 1 1 1, तो आइगन वैल्यू 1 है विथ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3, इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है वो 3 है। अब हम क्या करेंगे, a माइनस लैम्डा आई, तो लैम्डा तो 1 है, तो a माइनस आई v इज इक्वल टू 0 करेंगे। अब ये जो v वेक्टर है, तो यहां से उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा, मतलब v मान लो वेक्टर स्पेस है, लेट्स से इसको कैपिटल V कर देता हूं, तो v सच दैट दिस, तो डायमेंशन ऑफ दिस सबस्पेस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, कि कितने ऐसे लीनियर, इसके डायमेंशन क्या होगा, वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है। तो मतलब नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, ये जो है, तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, और जब ये दोनों इक्वल हो जाता है तो वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है। तो ये थ्योरम है कि जिस मैट्रिक्स में हर आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल है, तो वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। अब डायगोनलाइजेबल क्या होता है कि P इनवर्स AP D के इक्वल हो जाएगा। एक ऐसा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P मुझे मिल जाएगा जहां P इनवर्स AP डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा। डायगोनल पे क्या आएंगे, वही आइगन वैल्यूज आएंगे डायगोनल मैट्रिक्स में। और अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये P इन्वर्टिबल से ज्यादा ऑर्थोगोनल हो जाएगा। मतलब इन जनरल कोई भी A है तो उसके लिए P हमेशा नॉन सिंगुलर रहेगा, अगर A सिमेट्रिक है तो P ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ये है ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, तो ये गेट का PYQ है, ऑलरेडी गेट में आया हुआ है, मतलब गेट 2005-6 मतलब 2018 से पहले वाला है, मतलब गेट मैथमेटिक्स का एक्चुअली, क्योंकि गेट स्टैटिस्टिक्स 2019 में पहली बार हुआ था, है ना, उससे पहले गेट मैथमेटिक्स होता था। ये गेट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है मतलब। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन हमारा है थर्ड, तो इसने कहा है कि A जो क्वेश्चन हमारे पास है, द A इज A 2F 0 2F B 3F 0 3F C। अब कह रहा है कि जहां ABC रियल नंबर है, F0 नहीं है, ABC F रियल नंबर बस F0 नहीं है, तो मतलब ABC 0 हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा है कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू का क्या होगा, तो चूंकि ABC कुछ भी ले लो कॉमन आंसर आने वाला है, तो मैं ABC को 0 रख देता हूँ। तो ये जो मैट्रिक्स है बस F को नॉन जीरो रखना है, बाकी सब 0 कर दो।
तो f को नॉन जीरो रखना है, f को 1 रख देते हैं, ठीक है। तो मैं a को 0, b को 0, c को 0 और f को 1 ले लेता हूँ, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। ठीक है, अभी मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गया, चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक, अब क्या हुआ, अब आपसे अगर पूछा जाए क्या इसकी आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग? इसने ट्राई किया है, जिसका डाउट था ये ट्राई किया आइगन वैल्यू निकालने का? नहीं ट्राई किया होगा, अभी तो मैंने लिखा है। तो इसकी आइगन वैल्यू निकालो, क्या आएगी? तो जैसे आप आइगन वैल्यू निकालो, कुछ रिपीटेड आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं ना। आइगन वैल्यू a माइनस लैम्डा आई या लैम्डा आई माइनस a का डिटर्मिनेंट 0 पुट कर दो, तो यहाँ से लैम्डा की क्या क्या वैल्यू आएगी वो देखो, 3 वैल्यू आएगी। अब देखना है कि इन तीनों में डिस्टिंक्ट आता है क्या। तो अगर डिस्टिंक्ट आ गया तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो हर आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है और उस आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर मिलेगा ही। तो चूंकि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 ही होगा, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आप चेक करो इसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू क्या होती है? रियल होगी। तो सारे रियल नंबर आएंगे। तो फाइंड कर सकते हो। अब उसके बाद क्या करना है कि जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना है आपको। तो जो भी +3 -3 आया, कितना आया? 0 +3 -3। अरे फिर तो कुछ करना ही नहीं है, 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है। तो 0 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, मतलब एक बार आया, और इसके करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर v1 मिल जाएगा, मुझे मिलेगा ही क्योंकि डिस्टिंक्ट है ना, तो एक के करस्पॉन्डिंग एक तो मिलेगा ही। प्रॉब्लम पता कब आती है? जब ये रिपीट हो जाए, मान लो 0 आ जाता 2 बार, तो हो सकता है 0 के करस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वेक्टर मिले या 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट मिले, ये भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसके हिसाब से। तो अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू 3 है, तो इसकी आइगन वैल्यू v2 मिल जाएगी, -3 है इसकी v3 मिल जाएगी। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू की कह रहा है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है। तो कभी भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्यादा नहीं होगी, मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज लेस देन इक्वल टू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। और आप पहले से जानते हो GM इज लेस देन इक्वल टू AM, तो वहां GM मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन। तो सेम रिलेशन यहाँ भी है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी में भी सेम रिलेशन है। तो अगर यही जब 1 हो गया तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी, और ये 1 से कम नहीं होगी, 1 तो होगी मिनिमम, ठीक है ना, ये चीज है। और ये मैक्सिमम n क्रॉस n है, तो n क्रॉस n है तो वहां तक जा सकता है। अब ये 1 हो गई तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 ही होगी, तो 1 आंसर है। अब डाउट है तो बताओ। अगर एक सेम हो जाए तो क्या करना होता? हाँ, अगर सेम हो जाता, मान लो यहाँ पे आया था 033, मान लो, तो 033 अगर आ जाता तो हम क्या करते, तो हम इसका आइगन वेक्टर निकालते। मान लो अगर कि 3 लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होता तो हम क्या करते, AB बराबर लैम्डा v, AB बराबर 3v, सो a माइनस 3i टाइम्स v बराबर 0, a माइनस 3i, सो a माइनस 3i टाइम्स v बराबर 0। अब यहां से आप v निकालोगे। अब आपको देखना है कि v का जो डायमेंशन होगा वो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है। तो डायमेंशन क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस। तो इस v का जो डायमेंशन होगा वो हमारा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। मतलब एग्जांपल के लिए मान लो अगर a 3 क्रॉस 3 है तो ये v इस तरह का होगा ना, x y z। अब इसको सॉल्व करो तो कुछ इक्वेशन कम हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करके देखो कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट आते हैं उसके हिसाब। मान लो मैंने कहा 3 3 2 बार आया, एग्जांपल के लिए 3 की मल्टीप्लिसिटी 2 है, मतलब 2 बार आया, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। तो यहाँ से हो सकता है कि ये 0 हो जाए एग्जांपल के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा x टाइम 1 0 0, y टाइम 0 1 0। तो एक आइगन वेक्टर ये है, दूसरा आइगन वेक्टर ये, देयर आर 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन, क्योंकि ये क्या है, स्पैन ऑफ 1 0 0 और 0 1 0। तो मतलब ये 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है जो स्पैन कर रहे हैं इसको। तो लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर जो स्पैन करते हैं वो बेसिस होते हैं, बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन द डायमेंशन। तो मतलब 2 एलिमेंट मिला ना, तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाएगी इस तरीके से। और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों 0 हो जाए तो एक ही बचेगा, तो इसका काम खत्म। तो उस केस में एक ही आइगन वेक्टर मिलेगा।
तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाएगी, ये चीज है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। जैसे जब आप रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई मैट्रिक्स देखो जिसका आइगन वैल्यू निकालो, आइगन वेक्टर निकालो, वो मैट्रिक्स देखो जहाँ रिपीटेड आइगन वैल्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालने की कोशिश करो। मान लो आइगन वैल्यू की मल्टीप्लिसिटी 3 है, 3 बार आया वही चीज, तो उसका आइगन वेक्टर निकालो, देखो कितने आइगन वेक्टर मिल रहा है उसके करस्पॉन्डिंग, ये चीज है। लिनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, ये चीज है। चलो तो इसका आंसर 1 है, ओके है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 हो गया, और हमने किया अभी 3, फिर हमारे पास है 5 7। तो 5 जो है 5 कह रहा है कि एक्स वाई आर 2 रैंडम वेरिएबल हैविंग पीडीएफ दिस। तो क्या है, x जो है x इज एक्सपोनेंशियल, मतलब रेट 5 है ना, y इज एक्सपोनेंशियल, तो इसका रेट 1/50 है ना। मीन यहाँ 50 है, मीन 50 है, तो रेट यहाँ 1/50 है। तो x एक्सपोनेंशियल 5 और y एक्सपोनेंशियल 1/50 है। गिवन दैट t1 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन x मोर देन 9। हाँ आया, एक मिनट, अरे चलिए, तो क्या कर रहा है ये कि t1 इज एक्सपेक्टेशन x गिवन x मोर देन 9 है ना, ये भी ट्रंकेटेड है, ट्रंकेटेड में क्या x गिवन 9 तो बोल रहा है, और ey व्हेन y इज 12 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, y इज 12 और मोर देन 12। तो सर T2 समझ होगा, हाँ T2 समझ लेगा। हाँ, क्योंकि T2 उन्होंने लिखा गलत है ना, मतलब इन्होंने चेंज यहाँ पे फिर से, हाँ T1 तो निकाल लोगे आप लोग, ठीक है ना। T1 तो हमें पता है, जैसे T1 का मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन x मोर देन 9, तो ये तो सबको पता, अभी बताया था मैंने कि x टाइम pdf ऑफ x, और क्या है अच्छा सॉरी कंटिन्यूअस है ना, तो इंटीग्रेशन 9 टू इंफिनिटी, और यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x मोर देन 9, ये आ जाएगा, ठीक है, dx। तो ये तो हो जाएगा, सॉल्व कर लेना। वो उसमें क्या है, T2 में प्रॉब्लम ये है, या तो इसने लिखने में गलती की है ना, हाँ वही, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 12 लिख दिया है, तो इक्वल टू 12 होगा तो 12 ही आंसर होगा। अगर मान लीजिए ये एक्सप्रेशन, इसका आंसर 12 होगा, और T2 एक्चुअली फिर से है ना एरर है, तो y मोर देन 12 होगा यहाँ पे, तो y मोर देन 12 होगा, तो इससे निकाल के देखो, आई थिंक इससे आ जाएगा ना, मतलब ठीक है। अभी एग्जाम मतलब मेन अप्रोच क्लियर है ना आपका क्या है, तो यहाँ यहीं पे टाइपिंग मिस्टेक है। अगर ऐसा रहेगा, अगर ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ तो T2 की वैल्यू 12 होगी, ठीक, तो यहाँ ये है, नहीं तो ये वैल्यू निकालेंगे तो हो सकता है फिर मैच करेगा, ये चीज है। सो यहाँ पे मतलब एरर है क्वेश्चन में।
नेक्स्ट बताइए जी, इसमें और जो डाउट उनके रह गए तो जो चैट में तो बता दिया मैंने, और कोई है चेक करो। 7 अच्छा 7 था। 7 कह रहा है कि द पावर सीरीज ये है 2 प्लस -1 की पावर n, और इस पूरे की पावर हमारे पास n है, और अपॉन में 3 की पावर n है, और x की पावर n है। मैंने यहाँ पे रूट टेस्ट लगाया था, जी लगाने के बाद फिर x अगर 0 नहीं होगा तो कन्वर्ज नहीं होगा। चलिए इसको ट्राई करते हैं, समझिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे, ठीक। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट सुपीरियर लिमसुप ऑफ, दो तरीका है, या तो रूट टेस्ट वाला या रेशियो टेस्ट वाला। तो यहाँ पावर n है तो ये आपका an है ना, दिस इज योर an x पावर n, तो मॉड an की पावर 1/n, सो 1/r इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर, है ना। लिमसुप पे अभी क्वेश्चन आया भी था एग्जाम में 22 या 23 में, 23 में आया हुआ है। तो अब बताओ an का मॉड लेके पावर 1/n करो, क्या बचेगा मॉड में, क्या लगता है, पावर 1/n हटा दो तो 2 प्लस -1 की पावर n अपॉन 3, ये बचेगा ना। हाँ सर। लिमिट सुपीरियर का मतलब पता आपको क्या होता है, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर। ग्रेटर लिमिट। हाँ देखो लिमिट होगा। इसके पास दो सबसीक्वेंस है एक्चुअली, इसके पास 2 कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है एक्चुअली, है ना। एक बार मैं अगर n को इवन रखता हूं तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, n को इवन रखने पे 1 आएगा। 1 तो इवन रखने पे 1 आ गया, n को ऑड रखने पे क्या आएगा 1/3 1/3। अब देखो यहाँ पे देयर आर 2 सबसीक्वेंसेस, one converges to 1 and other converges to 1/3। सो लिमिट सुपीरियर मतलब वो सबसीक्वेंस जिसकी लार्जर लिमिट है, तो कौन सी वाली लार्जर है 1। तो लिमिट सुपीरियर का आंसर यहाँ एक्चुअली 1/r की वैल्यू, यहां से मुझे इन दोनों का लिमिट सुपीरियर चुनना था, अगर लिमिट इंफीरियर पूछे तो 1/3 आंसर होगा। तो 1/r लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस, तो दिस इज 1, तो r की वैल्यू 1 आ गई, मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है। इसका मतलब ये होता है कि mod x लेस देन 1 पे तो पक्का कन्वर्ज करेगा ये। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, देख लो। 0 पे भी करेगा क्योंकि हमने 0 ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है ना, mod x लेस देन 1, तो ये r होता है, जब भी r इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देन mod x लेस देन r इज द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। तो हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया x की वैल्यू -1 to 1, तो x -1 से 1 में कन्वर्ज करेगी। अच्छा इक्वलिटी की बात कर रहा है, देखो ध्यान दो, चौथा ऑप्शन भी है। अब हमें एंड पॉइंट के खुद से चेक करना पड़ता है, जैसे आप मुझे चेक करना है कि -1 पे कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी, +1 पे करेगी या नहीं करेगी, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक करके देख लो, इसमें पुट कर लो, तो समेशन तो x को अगर मैं 1 रखता हूं तो मेरा सीरीज ये बन जाएगा n फ्रॉम 0 to infinity। अब इसका तो मैं टेस्ट करना है कन्वर्जेंस, x को मैंने 1 रख दिया, मैं एंड पॉइंट पे अब चेक कर रहा हूं। देखो हमने अभी जो चेक किया r1 आया, मतलब वी आर श्योर दैट दिस पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर x बिटवीन ओपन इंटरवल -1 and 1। अब मुझे एंड पॉइंट पे चेक करना है, तो एंड पॉइंट पे डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं, हमें पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो हमने 1 पुट किया तो ये बना। अब मुझे इसको टेस्ट करना था, हमारे पास सीरीज को टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके थे, है ना। तो अभी देखो क्या हमारे पास तरीका था, हाँ तो 3 बाहर होगा ना, हाँ 3 अच्छा एक मिनट, हाँ मतलब ये 3 कर देंगे, अगर पूरा लिख रहा हूं तो मैं 3 कर दूंगा, है ना। सो यार तो मैं इसको ऐसा करूं, ये न हटा दूं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं। सो अभी हमारे पास ये है, अब टेस्ट लगाओ कोई, तो क्या करोगे आप, an की पावर 1/n
लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये l होगा ना रूट टेस्ट, तो रूट टेस्ट लगाओगे तो क्या बनेगी ये, रूट टेस्ट लगाओ तो ये तुम्हारे पास आ गया वैसे ही 2 प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन 3 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अभी सिर्फ लिमिट है, ठीक वहां पे क्या होता है तो बताओ, इसका लिमिट क्या आएगा फिर से। सर ये तो डाइवर्जेंट है, हाँ ये तो अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं, पावर n है ना, तो हमें इसके बारे में सोचना है ये कन्वर्ज करेगी कि नहीं करेगी। तो इसकी लिमिट क्या है, ये तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, और हम लोग क्या जानते हैं कि ये कन्वर्ज कब करेगी। अच्छा तो दूसरी बात छोड़ो, वो पहले तो इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए थी, अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाता हूं तो इसकी लिमिट क्या आएगी, छोड़ो हमें तो सीरीज पहला सबसे पहला काम होता है nth टर्म टेस्ट। अगर ये मेरा सीरीज an है तो क्या an n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या ये 0 आएगी, बताओ भाई लिमिट क्या आएगी इसकी, 0 आएगी कि नहीं। सोचो ना, फिर से सब्सीक्वेंस लगा लो, तो n अगर तुम्हारा इवन है लेट्स से, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 की पावर n 1, तो 1 आ जाएगी। तो क्या ये कन्वर्ज करेगी, अरे लिमिट कब कन्वर्ज करती है, दोनों सब्सीक्वेंस का लिमिट कन्वर्ज करेगा, है ना, तो जब n इवन है तो इसकी वैल्यू 1 पे लिमिट चली जाएगी, और n जब ऑड है तो 1/3 की पावर n 0 पे चली जाएगी, तो एक 1 पे जा रही है एक 0 पे जा रही है, तो कन्वर्जन तो है ही नहीं ना ये। तो हमारा तो फॉर्मूला ही कहता है ना कि अगर ये लिमिट 0 पे नहीं जा रही है तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट नहीं है, तो ऐसे ही डाइवर्जेंट हो गया। -1 पे सेम चेक कर सकते हो आप, है ना, तो -1 पे चेक करोगे उसमें भी डाइवर्जेंट ही मिलेगा आपको सेम तरीके से। तो इसीलिए सिर्फ -1 से 1 एंड पॉइंट पे कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये सिर्फ -1 से 1 में है। x को 1 या -1 रखने पे दिस पावर सीरीज विल नॉट कन्वर्ज, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, तो अगला है 10, ओके 10 8 10 जो भी देखते हैं, तो 10 क्या कह रहा है हमारा कि x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम पीडीएफ। ये जो 10th है कि x1 x2 xn जो रैंडम सैंपल है फ्रॉम पीडीएफ दिस fx ऑफ x हमारे पास है थीटा e की पावर माइनस थीटा x मोर देन 0, ठीक है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ UMDU ऑफ e की पावर माइनस 5 थीटा। तीसरे क्वेश्चन हमने कई बार सॉल्व किए हैं, आपने सॉल्व किया, ये PYQ में भी आया हुआ है। देखिए जैसे हमारे पास मान लो एक्सपोनेंशियल का नहीं आया, मतलब हमने करवाया था क्लास में, हाँ, बट अभी तक एक्सपोनेंशियल का नहीं आया। अच्छा प्रॉब्लम यहाँ पे कि एक्सपोनेंशियल है फिर से, ओ एक मिनट, हाँ हमने जो वहां पे किए हैं वो सब पॉइजन वाले थे, हाँ। तो ये चलिए डिस्क्रीट का ही सारे आए हैं, ये कॉन्टिन्यूअस में हमने उस दिन ट्राई तो किया था। तो यहाँ पे हमारे पास है e की पावर माइनस 5 थीटा, तो वहां जो समेशन के लिए करते हैं अब हम इंटीग्रेशन में करेंगे वही चीज। तो यहाँ से पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा सर इंडिकेटर फंक्शन मोल इज इतना प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 5। हाँ, तो डेल्टा तो बन जाता, ठीक है, डेल्टा जैसे हो जाएगा 1 0, सो x मोर देन 5 और x लेस देन इक्वल टू 5 या x लेस देन 5 मर्जी है। तो ये तो आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा फाइंड करेंगे आप, तो ये तो आ जाएगी e की पावर माइनस 5 थीटा, है ना। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा हो जाएगी e की पावर माइनस 5 थीटा, एंड हमें क्या करना, आप कंप्लीट सफिशिएंट पता ही है, t बराबर क्या होगा यहां से समेशन xi या x बार, है ना। दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, CSS मतलब कंप्लीट एंड सफिशिएंट। सो कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स या एस्टिमेटर, तो ये हो गया हमारे पास समेशन xi i फ्रॉम 1 to n। सर हाँ x ग्रेटर देन 5 पे 1/5 इंडिकेटर फंक्शन। अच्छा एक मिनट, नहीं CDF में क्या होता है, इसमें आपको पता है इसके CDF का फॉर्मूला क्या है, CDF मैं
ऐसे इसका 1 minus e to the power. थीटा एक्स। हाँ तो देखिए, सो ये होता है 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा एक्स ना जस्ट, तो फिर प्रोबेबिलिटी x मोर देन x कितना आएगा, जस्ट वन बाई थीटा। नहीं ये आएगा ना बस e की पावर माइनस थीटा x। चेक करो, अरे CDF क्या होता है, x लेस देन इक्वल टू x ना, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, है कि नहीं, चेक करो, Yes, sir. ठीक है ना। तो ये तो e के पावर माइनस थीटा x हो गया ना, तो 5 रख दिया तुमने, तो यहां से जब निकालोगे तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x मोर देन 5, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस 5 थीटा। हाँ जी क्या कह रहे थे बताओ भाई, कोई बता रहा था कुछ। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो यहां से जो हमें कैलकुलेट करना है, तो एक्सपोनेंशियल के लिए डायरेक्ट कोई थ्योरम है, ये पहले भी अलग क्वेश्चन मिला है, फॉर्मूला है क्या है फॉर्मूला, e to the power minus k थीटा के लिए है 1 minus k by t equal to the power n minus 1। हाँ मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला, उसको प्रूफ किया जा सकता है, मतलब प्रूफ अगर करेंगे तो ये डायरेक्ट, ये तो याद रख सकते हैं या प्रूफ करके एक बार देख सकते हैं ना। सो e की पावर माइनस, आपने सेंड किया है इसका प्रूफ कहाँ पे, ग्रुप में? अभी देखते हैं, अभी नहीं, सर ने सेंड किया था। अच्छा ठीक है, अच्छा उन्होंने सेंड कर रखा है, ओके हाँ तो ठीक है, अगर सेंड किया है, किसने भेजा था, पवन ने भेजे थे, किसने भेजे थे देखो, वो याद नहीं। अगर देख लो, अगर भेज दो वो देख लेंगे, है ना। अच्छा उन्होंने वो PDF पवन ही था वो, हाँ मतलब वो 3 लोग हैं ना, एक पवन है, एक अभिजीत, क्या नाम भूल गया मैं, तो 3 लोग हैं, सुभाजीत, पवन और सागर, ये सब स्टूडेंट ही हमारे, तो ये सब अभी सर मैंने दिया है फिर। हाँ ठीक है, अच्छा यहाँ इन्होंने कर रखा है, ठीक है। एक्चुअली ये पवन जो इन्होंने भेजा है, IIT कानपुर से MSc किया है इन्होंने, अभी ये PhD एडमिशन की तैयारी कर रहा है, तो और जो सुभाजीत है वो IIT बॉम्बे से MSc कर रहा है अभी ये। देखो ये प्रूफ इसने लिख के भेज दिया, तो याद रख सकते हो तुम डायरेक्टली, या ये देख सकते हो क्या है, ये बसूस थ्योरम यूज किया है इसमें, है ना, बसूस थ्योरम हालांकि हमारे उसमें नहीं है, तो इसने यूज किया है प्रूफ में, बट आप याद रख सकते हो डायरेक्टली फॉर्मूला, है ना, तो यहाँ इन्होंने प्रूफ लिख के भेज दिया है। देखो जो मैं कर रहा हूँ ये ऑलरेडी यहाँ पे है ना, ये जो पिन किया है ये, तो यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो अब चाहिए पवन है, ये इन्होंने भेज दिया है, ठीक है। तो उससे आ जाएगा, मतलब इसको प्रूफ उसने कर रखा ऑलरेडी, तो वहां चेक कर सकते हो तुम क्या किया है। अदरवाइज आप सीधा सीधा याद रखो ये फॉर्मूला, कि जैसे अगर x1 x2 xn दे आर IID, हमारे पास है एक्सपोनेंशियल थीटा, जहां रेट थीटा है ना, मतलब PDF इसका थीटा e की पावर माइनस थीटा x है, सो तो यहां से क्या आएगा आपके पास UMVUE ऑफ e की पावर माइनस k थीटा, तो डायरेक्टली आप याद रख सकते हो क्या, 1 माइनस k अपॉन t और इसकी पावर n माइनस 1, तो ये एज अ थ्योरम याद रख सकते हो आप कि दिस इज अ थ्योरम, है ना, क्योंकि जितने भी थ्योरम्स भी बनाए गए हैं, जितने आप थ्योरम्स, तो हमारे कंफर्ट के लिए बनाया गया कि हमें मतलब याद रहेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, तो थ्योरम का पर्पस भी यही है कि एक रिजल्ट है जिसको, जो प्रूफ ऑलरेडी है, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसको, तो ये भी वन काइंड ऑफ थ्योरम समझ सकते हो ना, कि x1 x2 xn IID एक्सपोनेंशियल थीटा है, इसका ये PDF है, तो e की पावर माइनस k थीटा का UMV आएगा 1 माइनस k अपॉन t की पावर n माइनस 1 से आ जाएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि ये लोग अभी गेट का एग्जाम देंगे, तो मैंने कहा ठीक है डाउट भी भेज दो, उसमें तुम्हारा भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, प्रैक्टिस भी हो जाएगा ना, कुछ वो भी हो जाएगा, तो सर इसका प्रूफ एक बार ग्रुप में भिजवा दीजिए। हाँ ग्रुप में है ना, चेक करो, वो पिन किया ना अभी,
ये जो देखो रोहन ने पिन किया है, अभी लास्ट चैट देखिए आप डिस्कशन ग्रुप में, ओके सर। है ना, वो चेक कीजिए, वो पिन किया है ना, रोहन डाउट पीडीएफ, है ना, उसका नाम है फाइल का, ठीक है। तो उसको अगर देखिए, क्योंकि वो थोड़ा सा वो चीज भी यूज हुआ है जो आपके सिलेबस में नहीं है, वहाँ बसूस थ्योरम यूज किया है। बसूस थ्योरम ये कहता है कंप्लीट सफिशिएंट और जो एंसिलरी है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो यूज किया है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, हाँ चलिए। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, और कौन से क्वेश्चन रह गए? एट्थ कह रहा है कि हमारे पास x1 x2 x100 इंडिपेंडेंट है, पॉइसन है ना, विथ मीन i। अच्छा, मतलब xi जो है दिस इज पॉइसन i, ठीक है। मतलब x1 का मीन 1 है, x2 का मीन 2 है, x3 का मीन 3 है, इस तरह से, और 100 रैंडम वेरिएबल है, तो i की वैल्यू यहाँ पे 1 2 अप टू 100 हो सकती है, ठीक है। ये सब इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं बोलेंगे, है ना। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कब होता है? जब डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो, पैरामीटर भी सेम हो। अभी क्या है, जैसे x1 का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन 1, x2 का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन 2, तो पैरामीटर चेंज हो गया ना, तो दे आर नॉट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम हो, पैरामीटर भी सेम हो एग्जैक्टली, तो उससे होगा। अब क्या हमारे पास, द कंडीशनल वेरिएंस ऑफ दिस गिवन दिस, तो ये देखो हालांकि फॉर्मूला ही है, द कंडीशनल वेरिएंस ऑफ, तो मुझे बताना है वेरिएंस ऑफ समेशन xi I from 1 to 50 given summation xi I from 1 to 100 is equal to 40, ठीक। इसका वेरिएंस बताना। तो इससे पहले आप थ्योरम अभी आप लोगों को याद ही होगा, जैसे अभी पीछे मैंने उसका थ्योरम लिखा ना, जैसे इसका पॉइसन में क्या होता है जी, बाइनोमियल फॉलो करता है। हाँ, जैसे यहाँ पे लिखूंगा अगर xi गिवन समेशन xi I फ्रॉम 1 to 100 बराबर t है लेट से, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बाइनोमियल विथ व्हाट पैरामीटर? बाइनोमियल t कॉमा हाँ, t कॉमा यहाँ से i है, तो उसका जो भी लैम्डा i अगर पैरामीटर है, मान लो लैम्डा i, हालांकि 1 है यहाँ पे, मतलब लैम्डा i का i है, तो लैम्डा i अपॉन यहाँ क्या आ जाता है, समेशन लैम्डा i फ्रॉम 1 to जो भी है 100 तक है, तो 100 तक। समझ रहे हो, मैं थ्योरम लिख देता हूँ, जिससे जो लोगों को दिक्कत है ना, देखो इसका जो पीछे जो स्टोरी चल रहा है वो ये थ्योरम है, तो इसके पीछे ये थ्योरम है। थ्योरम कहता है कि लेट, मान लीजिए ऐसा है, xi इज पॉइसन लैम्डा i, है ना, ये इंडिपेंडेंट है और i की वैल्यू हो सकती है 1 2 अप टू n तक, मतलब x1 इज पॉइसन लैम्डा 1, x2 पॉइसन लैम्डा 2 एंड सो ऑन। देन ये थ्योरम कहता है, थ्योरम हमारे क्या एफर्ट्स बचाते हैं एग्जाम में, कि थ्योरम याद है डायरेक्टली यूज कर लेंगे, नहीं तो फिर प्रूफ करना पड़ेगा। ये है, तो हमारे पास क्या है कि x1 गिवन, x1 के लिख देता हूं, किसी के लिए लिख सकते हैं, x1 गिवन समेशन xi I फ्रॉम 1 to n दिस इज t, मान लीजिए ऐसा है, तो इस रैंडम वेरिएबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज बाइनोमियल t कॉमा लैम्डा 1 अपॉन, यहाँ x1 है इसलिए लैम्डा 1 है, यहाँ समेशन है तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n, प्लस है बीच में डॉट 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 है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, तो वही यहाँ पे यूज करना है अगले क्वेश्चन में, देखिए तो ठीक है। अब समझिए, तो यहां से अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द मीन ऑफ, मीन वेरिएंस निकाल सकते हैं हम लोग इजीली, जैसे अगर मुझसे पूछ लिया मीन ऑफ x1 गिवन समेशन xi बराबर t I फ्रॉम 1 to n, तो इसका मीन तो बाइनोमियल np है, तो इजी है, t टाइम लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 से लेके लैम्डा n तक, ठीक है। फिर वेरिएंस, सो वेरिएंस ऑफ x1 गिवन, तो npq पता था आप लोगों को ना, np, तो npq कर लेंगे, उस तरह से आ जाएगा, तो वही आपसे यहाँ पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि i फ्रॉम 1 to n बराबर t, तो n
पी क्यू, पी ये है 1 माइनस पी आपका हो जाएगा, दिस इज पी एंड 1 माइनस, सो एन पी क्यू। तो सेम लगाइए यहाँ पे। तो डिफरेंस क्या है, इसको ब्रेक कर लेंगे 50 पार्ट्स में, मतलब इस समेशन को आप बाहर निकाल सकते हैं एक वाले को, मतलब यहाँ क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x50। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, अब इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, तो ये बराबर t है, तो बराबर अगर 40 है, यहाँ 40 लिख रखा है ना, बराबर 40 है, तो यहाँ क्या आएगा, तो बाइनोमियल 40 कॉमा xi का पैरामीटर i है, तो i अपॉन, अब सम करना है x1 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 लैम्डा 100 तक, तो 1 प्लस 2 अप टू 100 कितना होता है सम, 1 से 100 तक का सम कितना आएगा, 100 इंटू 101/2 कितना 5050 कितना आता है, यस सर। 5050, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब ये क्या 50 हम अलग कर सकते हैं, x1 गिवन दिस प्लस x2 गिवन दिस प्लस x3 गिवन दिस प्लस x4 गिवन दिस एंड सो ऑन, तो मतलब इस समेशन को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो i फ्रॉम 1 टू 50 है, बस इसको बाहर निकाल सकते हैं, इसको नहीं, है ना। तो अभी वेरिएंस ऑफ xi गिवन दिस, अब बचेगा ये वेरिएंस ऑफ xi गिवन समेशन xi i फ्रॉम 1 टू 100 इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, सो यहां से हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस ऑफ दिस npq, तो ये हो गया जैसे समेशन, ये चलो यही लिख देता हूं, इक्वल टू समेशन i फ्रॉम 1 टू 50 वेरिएंस ऑफ xi गिवन दिस, तो इसका वेरिएंस np 5050 q 1 माइनस i अपॉन, ये हो गया हमारे पास i फ्रॉम 1 टू 50। अब मैंने इसका करना वो कैलकुलेशन, चलिए तो समेशन है 40 बाहर आ जाएगा, 5050 बाहर कर लो, तो 40 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 5050 इधर से बाहर कर लेते हैं, और इसका एलसीएम ले लो 5050 माइनस i, तो इसको भी बाहर कर लो, सो 50, अब बचा समेशन i फ्रॉम 1 टू 50 i इंटू 5050 माइनस i, और i फ्रॉम 1 टू 50 है, तो बस इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा समेशन इसका, आप इसको ब्रेक कर लीजिए, तो ब्रेक करेंगे, सो 40 अपॉन 5050 का स्क्वायर, इसको खोल लीजिए, तो i फ्रॉम, इस तरह के क्वेश्चन आपने लोअर क्लास में जो सीक्वेंस सीरीज चैप्टर 11 12 में था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस का दूसरा नाम है, एपीजीपी पढ़ते थे ना, वहां इस तरह के क्वेश्चंस वहां पे आपने किए होंगे सीरीज वाले टॉपिक में, जो लोअर क्लास है फाइनाइट सीरीज जहां पे था, तो उसमें हम लोग करते थे 5050 i minus i square, that is like n square, i from 1 to 50, और तो यहाँ से 40 अपॉन 5050 का स्क्वायर। अब मैं सीधा सम करता हूँ, तो 5050 तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे समेशन इस पे लगा रहा हूँ, अब बोलते हैं समेशन n फ्रॉम 1 टू, मतलब समेशन i फ्रॉम 1 टू n, तो इसको बाहर करने में क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 50, तो 1 से लेके 50 तक का सम कितना आएगा, समेशन i फ्रॉम 1 टू 50, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 50 तक कितना आएगा 50 इंटू 50 प्लस 1 अपॉन 2, ओके, तो 1275 माइनस, अब यही समेशन यहाँ लग गया समेशन i स्क्वायर, ये भी आप जानते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 50 स्क्वायर, तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, बताइए फोर टू 42925 है ना, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब इसको कैलकुलेशन को कैलकुलेटर से 5050 इंटू 1275 जो आएगा उसमें से घटाओ 40925, फिर जो बचा उसको 40, तो फाइनल कितना आ रहा है, फाइनल बताओ, समथिंग आएगा पूरा। अच्छा 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ओके, तो इन्होंने पूरा रेशनलाइज कर दिया है, मतलब वो एकदम वो क्या बोलते हैं इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया है,
चेक कर लो बस, कैलकुलेटर का काम है। दिस इनटू दिस अपॉन जो भी आएगा वही करेक्ट आंसर इसमें होना हो। 10.031। ओके, तो अप्रॉक्स 10 है ना, इसीलिए तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 है तो उसका 10 रख दिया। ठीक है, तो 8 हो गया। 8 के बाद बचा है 10 हुआ, 10 हो गया ना। तो अब बचता है 10 के बाद 18 19। 18 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शंस x plus y and then x square plus y square, x plus y whole square upon x square plus y square. Which of the following is true? Limit of 1 exists at 0 0 but 2 does not exist at 0 0. ओके, तो आपको क्या करना है, आपको लिमिट, सेकंड ऑप्शन में लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या? ये है x plus y whole square upon x square plus y square, तो डिग्री दोनों की 2 है ना। तो अगर आप ऐसा लेते हैं y बराबर mx, अच्छा दोनों में एग्जिस्ट लगा दिया इसने, ओके। और यहाँ फिर से सी डी ऑप्शन इसका सेम दिख रहा है, सी और डी सेम है ना एग्जैक्टली। ये बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा किया है इसने, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट करके ना छोड़ रखा है। यहाँ भी ऐसे ही लग रहा है, सी डी सेम ही लिखा है। तो सेकंड वाले में क्या होगा, जब आप 18 लिमिट x कॉमा y टेंस टू 0 0 x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां से क्या आएगा कि अगर मैं कर्व लेता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक, तो इसके अलोंग अगर चेक करें हम, या आप सिंपली वो भी कर सकते हो, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो पोलर फॉर्म में भी कर सकते हो। तो y इज इक्वल टू एम एक्स अगर लेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ 1 प्लस एम होल्स, तो ये डिपेंडेंट हो जाएगा थीटा। हाँ यहाँ भी ऐसे ही होगा अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही होगा। तो ये कट जाएगा और एक्स वाई टेंस टू 0 हो जाएगा, एक्स टेंस टू 0 कर लो, तो ये 1 प्लस एम होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम का स्क्वायर। सो ये तो डिपेंड कर रहा है एम पे, मतलब डिफरेंट कर्व के लिए लिमिट का डिफरेंट आंसर आएगा, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी इस केस में। तो यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, तो बी ऑप्शन ट्रू होना चाहिए ना। पहले का एग्जिस्ट करता है, पहले वाले में अगर पुट करेंगे आप पोलर फॉर्म से कर लीजिए, तो आर स्क्वायर तो 2r, तो r log r, r टेंस टू 0 कितना बनता है, तो उसको ब्रेक करके देख लीजिए ना, r log r, ये 0 पे ही जाएगा तो एग्जिस्ट करेगी, है ना, ठीक है। हाँ, तो पहला एग्जिस्ट करेगी, दूसरा एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 19 कह रहा है कि x बी द रैंडम वेरिएबल ex स्क्वायर 10 है, सॉरी ex स्क्वायर 100 है, ex 50 है, तो पूछ रहा है कि आपसे, समझिए, सो 19 क्वेश्चन जो है e ऑफ x स्क्वायर आपका 100 है, ex आपके पास 50 है, तो समेशन r इंटू प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू r, तो यहाँ पे r फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये वैल्यू कितनी आएगी, तो इसका जो आंसर होगा, देखो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्योंकि मुझे याद है, लेकिन आप लोग चाहो तो अभी प्रूफ कर सकते हो अगर इसको, तो इसका जो फॉर्मूला आता है ये आएगा ex स्क्वायर प्लस ex और अपॉन में 2, ये इसका फॉर्मूला एक्चुअली है, कितना बनेगा 1, ये 75, तो ये एक्चुअली फॉर्मूला है इसका। मैं वो मुझे भी कुछ दिन पहले ही, मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ आपको। देखो इसमें कुछ फॉर्मूले जिनको समझ आएंगे, तो
इसका प्रूफ भी भेज सकते हैं ना, हाँ उसमें होगा, मैं भेज देता हूँ। एक तो भेज दिया है, दूसरा मैं भेज देता हूँ इसका। तो जो दूसरा प्रूफ है, अच्छा ये इस डेट को जो मैं नोट्स भेजा होगा ना बैच 6 का, तो उसमें होगा। किस डेट का है? सैटरडे। सैटरडे मतलब किस तारीख को था? 23 है ना आज। तो सैटरडे उसमें जाओ फुल पैकेज वाले में, उसमें जो मतलब ये क्वेश्चन एक्चुअली मैंने गेट बैच में कराए हैं। तो सैटरडे नोट्स भेजा था। चेंज ऑफ समेशन से, हाँ चेंज ऑफ समेशन से, यस। जो एक क्वेश्चन प्रूफ किया होगा चेंज ऑफ समेशन, उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दोगे तुम्हारे पास है तो, चेंज ऑफ समेशन करके, हाँ है ना। तो इसका प्रूफ मैंने कराया था, ये दूसरा जो भेजा है फॉरवर्ड किया, ये स्टूडेंट ने किया है, वो तो थागा था उसने किया है सॉल्व, और मैंने दूसरे तरीके से सॉल्व किया है। तो वो क्लास में मैंने अपने तरीके से कराए थे, बाद में उसने भेजा था। तो उससे देखो ये तो फॉर्मूला मैंने प्रूफ किया इसको, देन हमने यूज कर लिया। इसने दूसरे तरीके से किया, इसने क्या यूज किया है, तो कुछ फॉर्मूले हैं वहां पे। एक तो ये फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट में, अगर आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, तो इसका जो होता है एक्सपेक्टेशन, जो आप जानते हैं समेशन x इनटू प्रोबेबिलिटी एट x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो ये इक्वल आता है समेशन, ये कुछ फॉर्मूला है थ्योरम है, फिर से मैं कह रहा हूँ ये कुछ है ना, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो आप प्रैक्टिस के बाद आपको याद रहेगा ऐसे रट्टा मारने सही। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, तो प्रूफ करो या याद करो। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी x मोर देन x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो ये इसके इक्वल आएगा, ये चीज है। दूसरा इसने यूज कर रखा है कि है ना, यहाँ से देखो पहला जैसे ये है, दूसरा जैसे तुम देखो इसने क्या यूज किया है कि समेशन i इंटू प्रोबेबिलिटी x मोर देन i, ये है ना। सो i फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी होगा यहाँ पे, या 1 टू इंफिनिटी करोगे फर्क नहीं पड़ेगा कि i इंटू में है। तो इसकी वैल्यू जो आती है ex स्क्वायर माइनस ex अपॉन 2 है ना। और जो मैंने किया हुआ है देखो उसमें भी किया होगा, तो उसको तुम देखना नोट्स में मिल जाएगा, या किसी वीडियो में वो गेट वाले के पीवाई के सॉल्यूशन में मिल जाएगा। वो 2009 का गेट का क्वेश्चन है ये। बट सर यहाँ पे वेरिएंस फाइंड किया तो वो नेगेटिव आ रहा था। वेरिएंस फाइंड किया, नेगेटिव, वेरिएंस नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अच्छा इसने डेटा ऐसा दिया है ना, वहां पे एग्जाम में कुछ और क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम नहीं। ओह एक मिनट, मैंने जो सॉल्यूशन भेजे हैं दैट इज नॉट एग्जैक्टली सेम ना, यहाँ पे बस फॉर्मूला देखने के लिए बताया हूँ। वहां पे जो क्वेश्चन आया वो 3 और 1 है ना। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये जस्ट ने भेजा था। और अच्छा या इसने ऐसा क्वेश्चन बनाया कि हम वेरिएंस नेगेटिव आ जाएगा। ओ तो इसको ऐसा देना चाहिए ना, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो मतलब ऐसे तो इसने तो भी अपने दिमाग से जिसने क्वेश्चन बनाया वो थोड़ा चेंज किया है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आया वहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ओके है। तो इसका मतलब ये तो गलत क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे तो, है ना। फॉर्मूला से लिख तो दिया हमने, लेकिन वैसे तो गलत हो जाएगा, है ना। और जो अभी लिखा है हमने कि समेशन, तो यहाँ से आएगा तीसरा समेशन i इंटू प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू i फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो ये वैल्यू आ जाएगी, सॉरी हाँ i फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी या 1 टू इंफिनिटी सेम बात है। तो इसका आंसर आएगा ex स्क्वायर प्लस ex अपॉन 2। तो मतलब जिसने क्वेश्चन बनाया वो डेटा मतलब ऐसा डाला कि वो एक्चुअली हो ही नहीं सकता ऐसा, है ना, क्योंकि वेरिएंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो इसने डेटा थोड़ा गलत पुट किया, यहाँ पे 150 नहीं कर सकते, तो उसके हिसाब से चेंज करना। बट ठीक है, आपको समझने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसका सपोर्ट ये है तो उससे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे काम हो जाएगा ना, ये लिख लो आप। और ये क्वेश्चन मैंने प्रूफ भी कराया कैसे आता है, तो इसका प्रॉपर प्रूफ भी लिखा है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ समेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होता है ना, उसी ऑर्डर से चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ समेशन से ये दोनों प्रूफ हो जाएगा। क्या करेंगे, अगर इसको प्रूफ लिखना हो तो मैंने प्रूफ एक क्लास में कराएंगे गेट वाले बैच में, कि जस्ट इसको मैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ समेशन कर दूंगा, या अगर इसको करना हो या इसको करना हो। सर कौन सी ईयर का है ये? ये गेट 2009 का है। ओके
गेट 2009 MA, है ना, ये सर ये बैच 6 लेक्चर 37। अच्छा बैच 6 लेक्चर 37, ठीक है। बैच 6 लेक्चर 37 में देखो तो मैंने प्रॉपर प्रूफ किए हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। हाँ तो ये आप चेक कर सकते हो, हमारा जो प्लेलिस्ट है बैच 6 वाला, तो उसमें 37 मिल जाएगा। तो आप लोग गेट 2005 से 2018 तक का जो वीडियोस देख सकते हो, खुद भी सॉल्व कर सकते हो। उसमें वही क्वेश्चन है जो जैम के सिलेबस में है। 19 के बाद गेट अलग हो गया, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सिलेबस में है जो गेट में नहीं है, अभी जैम में नहीं है। लेकिन पहले जो सिलेबस में गेट मैथमेटिक्स में थे वो जैम वाला पोर्शन ही है वहाँ पे। तो वहाँ मैंने लीनियर अलजेब्रा मेनली बैच 6 वाला, अगर आप वीडियोस देखोगे जो 2005 से 2000 कल ही खत्म हो गया, मतलब कल लास्ट क्लास थी बैच 6 की, मतलब उसमें 2005 और 2006 का कल किया मैंने क्लास, तो ओवर हो गया बैच 6 अब। 2005 से लेकर 2023 तक का हमने गेट का PYQ डिस्कस किया बैच 6 में, और बैच 3 में ऑलरेडी 2005 से 2023 जैम का किया हुआ है। तो आप देख सकते हो, मतलब सिर्फ वीडियो मत देखो, पहले सॉल्व करो और फिर आप जैसे मैं क्वेश्चन जैसे डिस्कस कर रहा हूँ तो आप खुद सॉल्व करके देख लो, जरूरत लगे तो सॉल्यूशन देखो, वरना स्किप करो, है ना, फॉरवर्ड करके आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि वीडियो देखने से बहुत ज्यादा नहीं सीखोगे, आप खुद करने से ज्यादा सीखोगे, और अगर आप खुद कर लोगे तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा देन सॉल्यूशन देखना। क्योंकि सॉल्यूशन देखने के बाद क्या, हमारा दिमाग वही काम करता है जो मैं बता रहा हूँ, आपको वही सोचोगे आप। लेकिन जब खुद सॉल्व कर रहे हो तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, तब भी आंसर सेम ही आएगा। ये चीजें हैं, और जरूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ वही बेस्ट वे है, आप जो सोच रहे हो वो बेस्ट वे हो सकता है। तो अपने पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, देन आप सॉल्यूशन देख सकते हो, और जरूरत पड़ी तो। ये है ओके। चलिए, तो अभी हम क्या करते हैं, ये मतलब डेटा गलत फिट किया है, बट फॉर्मूला काम का है, और जरूरत पड़ी तो ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो समेशन आई, यहाँ भी आई कर देता हूँ, आई प्रोबेबिलिटी एट आई, है ना। तो यहाँ आ जाएगा x मोर देन आई, तो यहाँ आप लिखेंगे x मोर देन आई, आई फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है, तो ये आपका हो गया 19 के बाद 22 जो है, तो मतलब ये जिसने पेपर बनाया, ये कुछ क्वेश्चन है गेट से उठाया, अभी 2-3 क्वेश्चन मिल गया, क्योंकि मैं जस्ट अभी PYQ डिस्कस किया हूँ, तो मुझे क्वेश्चन तो याद ही है, तो देख के पता चल जाता है। ये है, तो भी एग्जाम भी पूरा करा दिया, गेट भी करा दिया, तो कोई भी क्वेश्चन देखेगा तो याद आ जाता है कि हाँ ये इसी का है। तो ऐसा, तो यहाँ पे है 5 dots are placed at random on 8x8 grid in such a way that no cell contains more than 1 dot. ओके, तो 5 डॉट प्लेस किया एट रैंडम ऑन 8x8 ग्रिड, मतलब जो चेस टाइप का है ना, उस तरह से मुझे लग रहा है। तो इस तरीके से नो सेल कंटेन्स मोर देन 1 डॉट। ओके, ठीक है ना। तो 8x8 की ग्रिड है, चलो 8 जैसे हो गया, ऐसे इसको 8 पार्ट में बांट दो। मान लीजिए 6 हो गया, जैसे 7 और एक इधर बांध रहा हूँ 8, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये ना बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा, तो काउंटिंग वाले क्वेश्चन एग्जाम में ना पहले इग्नोर करना है, इस तरह क्वेश्चन जो काउंटिंग टाइप के हैं, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा किल होगा और आंसर पता नहीं आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए जो काउंटिंग वाले क्वेश्चंस हैं जहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है बेसिक प्रोबेबिलिटी का, तो उसको इग्नोर करो। इंडिपेंडेंट वाला है तो वो कर सकते हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो हो जाएगा। इस तरह वर्ड प्रॉब्लम्स जो है ना, तो उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है कई बार, और आंसर भी सही नहीं आते, तो इसको इनिशियली इग्नोर कर सकते हो एग्जाम में। तो पूछ क्या रहा है ये कि तो हमारे पास 8x8 की, ठीक है ना, ग्रिड है इस तरीके से, नो सेल कंटेन मोर देन 1 डॉट, स्पेसिफाई एन अप्रोप्रिएट सैंपल स्पेस एंड द प्रोबेबिलिटी दैट, तो मेन हमें क्वेश्चन ये बताना है कि द प्रोबेबिलिटी दैट नो रो और कॉलम कंटेन मोर देन 1 डॉट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी भी रो में एक से ज्यादा डॉट नहीं होंगे, है ना। मतलब 5 है तो नो रो कंटेन, तो एनी 1 रो कंटेन एट मोस्ट 1 डॉट, कहने का ये मतलब है 1 या 0, क्योंकि 8 रो है या 8 कॉलम है, तो किसी भी एक रो या कॉलम में मैक्सिमम 1 हो सकता है, एट मोस्ट 1 डॉट हो सकता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है ना। ओके, उसका मतलब 1 डॉट कहीं प्लेस करने का मतलब उसके रो और कॉलम का ऑप्शन खत्म हो जाता है ना।
जो कि कहीं आपने मान लो जैसे पहला डॉट हमने यहाँ प्लेस किया तो इस रो और इस कॉलम का ऑप्शन खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट आप तो इसके पास कितने ऑप्शंस हैं अभी? तो टोटल इसके पास 64 बॉक्सेस है ना हमारे पास अभी, तो 8x8 का ग्रिड है तो टोटल 64 ऑप्शंस हैं। तो ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। सो वी हैव टोटल 64 ऑप्शंस इसके लिए कि तो इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी पहले डॉट की 1/64 इस तरह से कुछ देखिए। सो वी हैव 1/64 मतलब एक 64 में कोई भी एक आप प्लेस चूज कर सकते हैं एक डॉट के लिए, पहला डॉट के लिए 5 डॉट आपके पास प्लेस है ना। तो अब देखिए अगर एक डॉट कहीं भी प्लेस किया तो उस रो और उस कॉलम का ऑप्शन खत्म हो गया, यही नहीं कहीं भी अगर यहाँ भी प्लेस करते तो उस रो और उस कॉलम का ऑप्शन खत्म हो गया। तो नेक्स्ट डॉट के पास अब कितनी चॉइस है? अब तो अभी 8 by 8 64 प्लेसेस थे ना, तो अब कितना 49 प्लेसेस होंगे, साथ साथ एक कॉलम और एक रो तो खत्म हो गया ना। तो 7 × 7 1/49। थर्ड के पास कितने ऑप्शन है? फिर एक और कहीं प्लेस कर दिया होगा तो वो गायब हो जाएगा तो उसको हटा दोगे तुम, है ना। तो थर्ड के पास कितना ऑप्शन है? 36 है ना। और फोर्थ के पास 25, क्योंकि इतने बॉक्सेस एक बार में कितने बॉक्स हट रहे हैं देख लो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? पांचवें के पास 1/16 ये तो है, बट यहाँ पे अब थोड़े से वो भी करने पड़ेंगे अभी तो हमें। सर ये स्क्वायर चल रहा है डिनोमिनेटर। हाँ क्योंकि 8x8 था ना, जब एक हटा दिया आपने रो कॉलम तो 7x7 का बचा होगा, फिर एक हटा दिया आपने तो 6x6 का बचा, फिर एक रो कॉलम, है ना। देखिए यस सर। अब मेनली यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी निकल गया, अब उसमें केसेस काउंट करने पड़ेंगे हमें। तो अभी हमने एक का फाइंड किया ना, अब इसमें केसेस काउंट करने पड़ेंगे कि ऐसे कितने केसेस हो सकते हैं। हमने कहा कि ठीक है पहले डॉट के पास ये है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये तो बहुत स्मॉल नंबर होगा, थोड़े से इसमें केसेस वो होंगे ना, इंक्रीज होंगे। सो 8 रोज हैं, है ना। सो 8 रोज में पहले 5 कोई रो होगा और कोई 5 कॉलम होगा उसके करस्पॉन्डिंग। तो जो 5 डॉट क्या होगा, एक में से किसी 5 रो या 5 कॉलम में होगा ना। तो जैसे 8C5 इसका क्या मतलब हुआ कि 8 रो में से पहले तो 5 रो चूज करेंगे जिसमें आप ये प्लेस करेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि वो सेम कॉलम में ना आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनटू अभी मैंने क्या किया कि हमने 5 रो सेलेक्ट कर लिए, 8 रो में से 5 डिफरेंट रो में आप प्लेस कर सकते हैं। अब 5 रो ऐसे है ना कि यू कैन नॉट प्लेस इनटू सेम कॉलम। ये भी ध्यान रखना है कि सेम में ना आ जाए ना। तो वन रो वन कॉलम, जैसे पॉइंट अगर हम देखें, हमें पॉइंट तो चुनना है, वी हैव टू सेलेक्ट कि no two of them, है ना, we have to select like 5 points, no of 2 are on the same मतलब vertical और horizontal axis। यही मतलब है कि they will not lie on vertical line।
और हॉरिजॉन्टल लाइन। थोड़े से और काउंट करने पड़ेंगे इनटू। और क्या काउंट करोगे? सो फर्स्ट डॉट यू चूज, कोई एक रो में चूज कर लिया। अब उसके लिए आपके पास कितने कॉलम्स हैं? 7 कॉलम्स। तो अगली बार दूसरा पॉइंट चूज किया तो आपके पास अब 6 कॉलम्स बचेंगे, नेक्स्ट टाइम 5 कॉलम्स बचेंगे, 4 कॉलम्स बचेंगे। उस तरीके से करना पड़ेगा। इसका चेक करो, इससे क्या आंसर आता है। मे बी इसको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, देख कैलकुलेशन है इसमें, इसको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि हमने ये तो केसेस ले ही लिया ना कि एक रो कॉलम रिमूव हो जाता है, तो जब भी पॉइंट चूज किया तब वो रो और वो कॉलम रिमूव हो गया, तो हमने वो केस तो यहाँ कंसीडर किया ही है कि कहीं भी चूज कर लो। तो पहले तो आप 5 रो चूज कर लो, और जब उस रो में आप पुट करोगे तो दैट रो एंड कॉलम विल डिलीट। तो आई थिंक दिस विल अप्रोक्सीमेट, इसको कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा कि देखो क्या आता है। इससे आ जाएगा, आ जाना चाहिए, नहीं तो मुझे सोचना पड़ेगा अदरवाइज, है ना। तो ये थोड़े से काउंटिंग वाले प्रॉब्लम्स हैं, किसी को भी दिक्कत होता है जनरली ना, मुझे भी और आपको भी दिक्कत होगा इस तरह प्रॉब्लम्स में, क्योंकि इसमें क्या ना एक भी केस आपने अगर मिस कर दिए तो आपके आंसर गलत आएंगे, ये चीज। तो इसलिए इसको एग्जाम में क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन इनिशियली आप मत करो, उसको इग्नोर करो, बाद में सॉल्व करो। ये इसको देखो, नहीं तो फिर दोबारा अटेम्प्ट करते हैं, पर ट्राई करके देखो क्या आता है, नहीं तो फिर दोबारा पूछना मिल जाएगा। अदरवाइज इस तरह क्वेश्चन क्या है, तुम गूगल पे जस्ट वर्ड टू वर्ड टाइप कर दो तो बहुत सारे डिफरेंट अप्रोच मिल जाएंगे, तो आंसर आएगा, ठीक है, तो फिर ट्राई करेंगे। ये है। नेक्स्ट क्या है, कौन सा था? 22 के बाद है 26। 20 एटलीस्ट एक अप्रोच समझ आना कैसे सोचना ये है। 26 कह रहा है कि विथ, क्या बोल रहा है, व्हेन स्टीफन प्ले चेस अगेंस्ट हिज फेवरेट कंप्यूटर प्रोग्राम, he wins with probability 0.6, loses with probability 0.10। अच्छा, मतलब जब वो चेस खेलता है फेवरेट कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ, ओके, अगेंस्ट फेवरेट कंप्यूटर प्रोग्राम है ना, तो he wins with probability this and loses with this। 30% of games resulted in a draw, और 30% ड्रॉ हो गया। assume independence, which of the following is not true? हाँ, मतलब 3 ऑप्शंस हैं, तो पूछ क्या रहा है ये, तो प्रोबेबिलिटी दैट स्टीफन 4 विन हैपन व्हेन ही प्लेज 8 गेम्स, तो 8 में 4 जीतता है। हाँ, तो मतलब 3 ऑप्शन है ना, या तो वो जीतेगा या वो हारेगा या ड्रॉ होगा। यस, P1 P2 P3 उससे कर लो, ठीक है। तो लाइक x1 x2 या x3, अभी 3 मान लो एग्जांपल के लिए, या है ना ड्रॉ, या आप 2 के साथ कर सकते हो कि x1 है ना इन फेवर ऑफ दैट स्टीफन, x2 इन फेवर ऑफ कंप्यूटर। तो ये है ट्राइनोमियल P1 P2 P3, ठीक, इस तरीके से है। P1 P2 P3 पता है आपको, सो हाँ मल्टीनोमियल से हो जाएगा। यस, अब ट्राई करके देखिए। सर ऑप्शन बी में आंसर मैच नहीं कर रहा। अच्छा, बी सी, यहाँ आंसर सी बता रखा है इसने। सर वहाँ पर x1 x2 x3 होगा ना? हाँ, x3 भी ले सकते हैं, अदरवाइज जैसे आप np1 p2, एक मिनट, np1 p2 ये हुआ करेक्ट, ठीक है ना। जैसे बाइनोमियल का नोटेशन क्या रहता है, कैसे लिखते हैं, बाइनोमियल np लिखते हो ना आप, np, तो यहाँ पे p1 p2 p3 बाय डिफॉल्ट है फेलियर। मतलब p1 का मतलब स्टीफन विंस, p2 का मतलब स्टीफन लूजेस, p3 बाय डिफॉल्ट फेलियर है। फेलियर मतलब हो गया कि नाइदर ऑफ देम हैपेंस, मतलब ड्रॉ, ये चीज है। तो लिखते नहीं है ना, जैसे एग्जांपल के लिए बाइनोमियल np लिखते हैं, लेकिन q आता है ना, q आप लिखते थोड़ी है नोटेशन में, तो उस तरीके से। मल्टीनोमियल 2 तरह के नोटेशंस हैं, आप यहाँ x1 x2 x3 भी कर सकते हैं, तो p1 p2 p3 भी कर सकते हैं वैसे करके, अदरवाइज ये भी ठीक है। क्योंकि इसका अगर pmf एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ आपको, अगर इसका मैं pmf लिखूंगा लेट्स से स्मॉल x1 and x2 is equal to small x2,
तो ये जो आता है n फैक्टोरियल, डिपेंड करता है कितने ट्रायल है, तो n नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। सो x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल बाय डिफॉल्ट आएगा n माइनस x1 माइनस x2 फैक्टोरियल, p1 की पावर x1 p2 की पावर x2 1 माइनस p1 माइनस p2। ये बिल्कुल वही है जो q आता है, बाइनोमियल लिखते हैं ना, p की पावर x q की पावर n माइनस q भी तो है, और इसकी पावर आ जाएगी n माइनस x1 माइनस x2। तो ये आपके पास आ जाएगा अगर इसकी जरूरत पड़ी तो यहां से आ जाएगा n माइनस x1 माइनस x2, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। ठीक है, हाँ। तो क्या बताए, थर्ड बताऊं क्या बी बताऊं, क्या बोल रहा है? फिफ्थ वीन हैपेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टीफेंस फिफ्थ वीन हैपेंस व्हेन दे प्लेस एट्थ गेम। तो यहां तो कहीं ना कहीं क्या होगा, व्हेन ही प्लेस द एट्थ गेम, तो उस केस में तो मल्टीवेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल यूज हो जाएगा। बी वाले में फिफ्थ बोल दिया ना, जैसे मल्टीवेरिएट बाइनोमियल है जिसको मल्टीनोमियल बोलते हैं, तो बी वाला ऑप्शन में क्या होगा, फिफ्थ विन हैपेंस व्हेन ही प्ले एट्थ गेम। तो आठवें ट्राई में पांचवा जीत होगा। तो जनरली जो मतलब ज्योमेट्रिक बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, ये सब जो डिस्ट्रीब्यूशन इसके ट्रायल्स बर्नौली होने चाहिए। बर्नौली ट्रायल मतलब इट हैज ओनली 2 चॉइसेस, सक्सेस और फेलियर। यहाँ पे 3 चॉइस है। तो जब चॉइसेस बढ़ गई तो ये जो बी आप कह रहे हैं बी का आंसर नहीं आ रहा है, इसका वजह ये है कि वो बाइवेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल हो गया। तो उसका पी में लिखना पड़ेगा आपको क्या है। सो बाइवेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल से होगा, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में 2 ही है, बाइवेरिएट नॉर्मल है, बाइवेरिएट बाइनोमियल। हाँ मतलब लास्ट है वो विन होगा, वो फिक्स है इसलिए। हाँ यस, फिफ्थ बोल दिया ना। तो लास्ट ट्रायल, क्योंकि नेगेटिव बाइनोमियल यही होता है कि लास्ट वाला सक्सेस फिक्स रहता है, तो वो नेगेटिव बाइनोमियल हो जाता है। तो बी में जो बाइवेरिएट बाइनोमियल, हाँ इसीलिए तो आपको बाइवेरिएट बाइनोमियल का पी, हालांकि सिलेबस में नहीं है तो उसको इग्नोर कर सकते हो आप। तो आपके एग्जाम में जो आएगा वही आएगा। ये लोग पता नहीं कैसे बना रहे हैं। तो बाकी जो सी वाला है वो 4 विन हैपन व्हेन ही प्लेज 8 गेम्स। तो यहाँ 8 गेम में 4 विन है, तो ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ ओके कि n की वैल्यू 8 है, n की वैल्यू 8 है, और आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे वो क्या आएगा, अगर आप x1 का मार्जिनल निकालेंगे ना तो वो आ जाएगा बाइनोमियल n, p1। ये है, अगर आप x1 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा अगर अकेला। अच्छा, वहां पे जो था तो वहां पे आप देख सकते हैं कि 8 ट्रायल है ना, 8 ट्रायल में 5वां विन है। तो P तो पता ही है उसका जीतने का क्या है ना। तो उससे भी कर सकते हैं आप, सिर्फ नेगेटिव बाइनोमियल लगा सकते हैं बी ऑप्शन में। नेगेटिव बाइनोमियल जस्ट एक वेरिएबल में लगा सकते हैं। n की वैल्यू यहाँ पे 8th गेम है ना, तो 8वें ट्रायल में 4वां सक्सेस, उसकी प्रोबेबिलिटी 8th ट्रायल, r की वैल्यू 4 हो गई। नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द rth सक्सेस, तो r is 4 एंड द x is 8, प्रोबेबिलिटी x बराबर 8 निकालना है। तो यूनिवेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल लगा लीजिए, r इसमें लगाइए नेगेटिव बाइनोमियल 4, p, और यहाँ बाइनोमियल 8, p, इससे हो जाएगा। देख लो, कैलकुलेट करके देख लो, अदरवाइज दोबारा ही पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन जो मैं हिंट देता हूं, अगर आप नहीं सॉल्व करते हो दोबारा ही पूछ सकते हो ट्राई करने के बाद। ये ठीक है, तो इसको ट्राई करो, नहीं हो रहा तो दोबारा डिस्कस करो। 26 यही है, 25 ओके। सो 25 जो है आपका x1 x2 x3 x4 पीडीएफ है e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर x, मतलब पॉइजन थीटा। सैंपल ऑब्जर्वेशन दे रखा है। तो एमएलई ऑफ x बराबर 4। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी x बराबर 4 निकाल लीजिए। तो x बराबर 4 फाइंड करेंगे तो e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर 4/4 फैक्टोरियल। ठीक, अब मुझे बताइए पहले
एमएलई ऑफ थीटा क्या आता है यहाँ पे, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा का एमएलई फॉर्मूला एक्स बार एक्स बार। ओके, तो एक्स बार आएगा, एक्स बार की वैल्यू निकाल लीजिए गिवन डेटा से 1242, तो एक्स बार निकालिए 1242 से, चल 9/4 ना, चेक कीजिए सम कितना आ रहा है 1 + 2 + 4 + 2 9/4। यस सर। ओके, तो यहां से एमएलई ऑफ प्रोबेबिलिटी x बराबर 4 इज इक्वल टू, तो बस यहाँ थीटा की जगह रख दो ये 9/4, मतलब ये आ जाएगा e की पावर माइनस में x बार की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो e की पावर माइनस 9/4 की पावर 4 और अपॉन में 4 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करो क्या आता है, इनवेरियंस प्रॉपर्टी कि अगर t एमएलई है थीटा का तो gt इज एमएलई ऑफ g थीटा वेयर g इज एनी फंक्शन, तो पुट करके निकाल लीजिए आ जाएगा आंसर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए कैलकुलेटर से। 1.1 समथिंग आएगा। अच्छा ठीक है, तो आ जाएगा रेंज में। नेक्स्ट है 30 क्या कह रहा है कि A and B should independently until each has hit his own target. Okay, they have each has hit his own, अच्छा वो सेम ही कॉपी कर दिया फिर से, तो they will probabilities, अच्छा they will hit his own target with probabilities 3/5 5/7 of hitting the targets at each shot independent respectively. The probability that B will require more shot than A equals, ठीक है ना। तो B require more shots than A, इसका क्या मतलब है कि ये वैसे ही हो गया कि क्या करते थे कि 3 comes before 5 in a coin, है ना, you are tossing a coin, तो 3 comes before 5, उस तरह के केसेस हैं यहाँ पे कि B require more shot than A, तो मतलब सो क्या प्रोबेबिलिटी है, तो नंबर ऑफ ट्रायल बाई बी इज मोर देन नंबर ऑफ ट्रायल बाई ए, यही मतलब है ना, ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टेकन बाई बी इज मोर देन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बाई ए। तो मुझे देखना है कि, है ना, बी रिक्वायर मोर शॉट्स देन ए। तो पहली बात ये देखो, वो दोनों अपने टारगेट को शूट करना, प्रोबेबिलिटी 3/5 5/7 है, तो मतलब क्या है कि ए पहले शूट कर लेगा अपने टारगेट को, मतलब ये है ना कि बी रिक्वायर मोर टाइम देन ए, ये कहना चाह रहा है, या मोर अटेम्प्ट्स देन ए, तो मतलब ए पहले अपने टारगेट को शूट कर लेगा। तो बस हमें यही सोचना है कि ए पहले कब करेगा। तो मान लीजिए पहला उसने एक ट्राई किया, तो क्या होगा, मतलब कि फर्स्ट टाइम में ए शूट कर लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/5, एंड हमें बोला है कि फर्स्ट टाइम में बी नहीं कर पाएगा, तभी ये स्ट्रिक्टली मोर देन ना, कि बी विल रिक्वायर मोर शॉट देन ए, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल बाय बी इज स्ट्रिक्टली मोर देन ए, तो मतलब पहली बार में तो नहीं कर पाएगा वो, तो ये पहली बार नहीं कर पाने, बी विल नॉट शूट मींस 2/7 प्लस, इतना ही काफी है। बस हमने क्या किया, हम फेवरेबल केसेस ढूंढ रहे हैं, तो एक केस ये है कि पहला अटेम्प्ट में ए सक्सेसफुल हो गया और बी इज नॉट सक्सेसफुल, इतना ही एनफ है। अब बी को और अटेम्प्ट लगे होंगे, तो कितना लगे हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस ये सोचना है कि ए विल टेक लेस ट्रायल देन बी, ये चीज है। तो ऐसा पहला फेवरेबल केस है कि ए इज सक्सेसफुल इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड बी इज नॉट, तो ऑब्वियसली बी विल नीड मोर ट्रायल, तो ये हो गया। दूसरा केस क्या है कि पहले ट्रायल में ए सक्सेसफुल नहीं हुआ, हाँ समझ नहीं आया, इंटू
क्यों चाहिए 5/7? मतलब ऐसे कंसीडर किया है ना कि ए फर्स्ट ट्रायल पे शूट है और बी ने सेकंड ट्रायल पे। नहीं वैसा नहीं, आई थिंक मुझे लग रहा है कि इंडिपेंडेंट शूट कर रहा है, अल्टरनेटिव नहीं है ना, अल्टरनेटिव नहीं था ना, जैसे एक एक अटेम्प्ट ले रहा है। अच्छा आप ऐसा सोच रहे हैं कि पहला फिर दूसरा फिर तीसरा चौथा, ऐसे सोच सकते हैं, ओके तो वैसा सोचना है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसे सोच रहा हूं कि एक बार उसने हिट किया, एक बार उसने हिट किया, ऐसे करके। मतलब यहाँ ऐसा नहीं, उसमें क्या गेम में क्या प्रॉब्लम होती है कि कोई जो पहले स्टार्ट करेगा वो जीतेगा, यहाँ ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ शूट कर रहा है, ये समझिए यहाँ पे ऐसा अल्टरनेटिव नहीं लिखा ना इसमें। इट हैज हिज ओन टारगेट, ऐसा नहीं कि एक ही टारगेट है और दोनों एक ही टारगेट। से जो केस था कॉइन वाला जो मैं भी कह रहा था, वहां थोड़ा सा अलग केस इन सेंस में है कि वहां एक ही कॉइन है, पहला ए टॉस किया, वहां ये होता था कि जिसके पास पहले हेड आया वो जीत जाएगा, ये है। तो ए पहले टॉस किया, अगर पहले आगे जीत गया, यहाँ पे वही कॉइन फिर बी बाद में टॉस करेगा। यहाँ ऐसा कैसे कि दोनों के पास अपना अपना कॉइन है, ए अपना कॉइन टॉस कर रहा है, साइमल्टेनियसली बी अपना कॉइन टॉस कर रहा है। अब ये है, अब बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड लाने में ए को कम टाइम लगेगा देन बी, ये समझिए। तो यहां पे केस के दोनों के अपने अपने अलग अलग टारगेट है, कॉमन नहीं है। ट्राई करके देखते हैं क्या आता है। तो देखो, तो फर्स्ट मतलब एक साथ दोनों ट्राई कर रहा था, फर्स्ट ट्रायल एक साथ है, तो इसमें ये है कि अगर दोनों सक्सेसफुल रहा तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट इक्वल हो गया दोनों के। हमें वो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि B विल रिक्वायर मोर अटेम्प्ट देन A। तो B कब रिक्वायर होगा मोर अटेम्प्ट, कि पहली बार में A सक्सेसफुल हो जाए, B दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार में हुआ होगा। तो हमें उससे मतलब नहीं, मैं फर्स्ट टाइम का ही लिख रहा हूं बस, कि फर्स्ट टाइम A सक्सेसफुल है, B नहीं है। दूसरा फेवरेबल केस क्या है कि फर्स्ट टाइम में A फेल हो गया, तो चूंकि मुझे फेवरेबल आउटकम काउंट करना है, मतलब मुझे ये काउंट करना है कि A विल टेक लेस टाइम देन B, है ना, लेस ट्रायल देन B। तो यहाँ पे पहला मान लो A फेल हो गया तो B भी फेल हो जाएगा। एंड दूसरे ट्रायल, ये फर्स्ट ट्रायल की बात हुई अभी, दोनों के फर्स्ट ट्रायल की। मैं सेकेंड ट्रायल की बात करूं अगर मैं, तो हो सकता है कि A सेकेंड ट्रायल में सक्सेसफुल हो जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5, बट सेकेंड ट्रायल में B फेल हो जाएगा फिर से। तो ये फर्स्ट ट्रायल, सेकेंड ट्रायल, ये इट वाज द फर्स्ट ट्रायल ऑफ बोथ simultaneously, first trial of both and second trial। तो A succeed, B doesn't succeed, तो B need more time, यही मुझे चाहिए, and so on, यही चीज चलता रहेगा। तो फर्स्ट ट्रायल दोनों फेल हो गया, सेकेंड ट्रायल दोनों फेल हो गया, थर्ड ट्रायल में A will succeed and B will not succeed, it will go till infinity। करके देखते हैं इससे क्या आता है, देखिए। So A upon 1 minus R, so 3/5 into 2/7 upon 1 minus R क्या है यहाँ पे, कॉमन है ना, A तो यही था और R क्या है, ये वाला है ना, ये R है, A तो कॉमन है, तो R is 2/5 into 2/7, चेक कीजिए। So R just ये मल्टीप्लाई होता रहेगा हर बार, so A plus AR plus AR स्क्वायर, तो A अपॉन 1 minus R, देखिए क्या आता है सिंप्लीफाई करके। तो 6 अपॉन यहां से आएगा 35 minus 4, चेक कीजिए कितना आ गया, 6 अपॉन 31, ठीक है। तो वो उस केस से थोड़ा अलग है, जैसे आप सोच रहे होंगे एक बार A ट्राई किया, फिर B ट्राई किया, फिर A फिर B, तो उसमें केसेस में क्या डिफरेंस आएगा कि ये वाला नहीं आएगा फिर, है ना, कि A ट्राई किया सक्सेसफुल हो गया पहली बार में, या तीसरी बार टर्न आएगा A का, फिर पांचवी बार टर्न आएगा। तो वो ऐसा तब होगा व्हेन बोथ हैव सेम टारगेट, बोथ हैज सेम टारगेट। तो एक बार वो अटेम्प्ट कर रहा है तो जो पहले डिस्ट्रॉय करेगा वो जीत जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि दोनों का अपना अपना टारगेट है, अब इंडिपेंडेंटली दोनों एक साथ गेम खेल रहा है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट साथ मिलेगा, जो सक्सेसफुल होगा, मतलब दोनों हो सकता है एक साथ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसमें वो फेवरेबल केस नहीं है, इसलिए मैंने उसको कंसीडर नहीं किया। मैंने हमारा फेवरेबल केस था कि A will take less time than B, तो मैंने उसके हिसाब से सॉल्व किया। चेक कीजिए, हाँ कंफ्यूजन में बोल सकते हैं ना, तो फर्स्ट ट्रायल ऑफ बोथ, फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल ऑफ बोथ एंड सो ऑन चलता रहेगा। 31 क्या, 13 हमने किया है, देखो 13 में क्या दिक्कत है जी,
तो ये कह रहा है कि x रैंडम वेरिएबल है जिसका पीडीएफ ये है। ओके, यूजिंग चेबीशेव्स इनइक्वालिटी प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 2.5 लेस देन इक्वल टू b है, और x मोर देन इक्वल टू a जो है लेस देन इक्वल टू 15% है। तो बताओ ए बी क्या होगा। अच्छा, तो यहां से पहले तो वो निकाल लो। पहले अब यहां से क्या चाहिए चेबीशेव्स इनइक्वालिटी में, मॉड x माइनस म्यू। 13 में 11 था। अच्छा 11 था। ओके, तो 11 13 लिखा तो लास्ट में 11, ठीक है। 11 देखो क्या कह रहा है, fx एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है इस तरीके से कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, f डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब समझते हो कि ये ग्राफ इसका हमेशा इस तरह का ही होगा। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स फंक्शन, इसी को हम कॉन्वेक्स फंक्शन बोलते हैं। वैसे फंक्शन ऐसा डिफरेंशिएबल फंक्शन जिसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो वो कन्वेक्स फंक्शन होगा। तो ये कन्वेक्स फंक्शन है। ठीक है, तो ये कन्वेक्स फंक्शन है। तो इस तरह का ग्राफ होगा, मतलब रफली जो भी होगा इस तरह का। पूछना क्या चाह रहा है, ऐसा है कि हाफ पे वैल्यू हाफ है। ओके, सो हाफ पे वैल्यू हाफ है, तो हाफ पे ठीक है उस तरह से कुछ होगा। मान लो रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूं, और f1 1 है। ओके, तो मेरा ये उससे नहीं आ जाएगा, तो पूछ रहा है f'1 के बारे में क्या कह सकते हो। तो लगाओ कोई थ्योरम। हमें जब बता रखा है f हाफ हाफ है, f1 1 है, तो f'1 के बारे में पूछ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ f एट 1। सर रोल्स थ्योरम। ठीक है, रोल्स थ्योरम ट्राई करते हैं। तो क्या होगा, हमें ये 1 पे बात कर रहा है ना। एक्चुअली क्या है ना, स्लोप अगर मैं देखूं कि हाफ जो वैल्यू है उस पे इसकी वैल्यू हाफ है, और 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये है जो भी है ना, तो ये मिनिमम ये होगा अगर ऐसा होगा तो। लेकिन डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ पता है कब हो सकता है, तो ये x है, इसमें डबल डेरिवेटिव अगर fx बराबर x लूंगा डबल डेरिवेटिव एग्जैक्टली 0 हो जाएगा। इसने कहा डबल डेरिवेटिव, हाँ वो है, देखो यहां से, तो f डबल डैश x मोर देन 0 है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं 0 से t में तो क्या आएगा, तो f डैश 0 क्या होगा ना, तो वो देखना पड़ेगा। सो यहां से f डैश 0 निकाल पाएंगे नहीं, हाफ टू 1 है ना। तो इसका क्या मतलब है, ये ऐसा तभी होगा जब ये इस तरह का ग्राफ हो रहा होगा ना। तो इसका स्लोप बोल रहा है 1 पे। वो पता है क्या है, कहना क्या चाह रहा है, मतलब इसको मैं प्रैक्टिकली भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग कि f'1 की बात करना ना, f'1 का मतलब क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1, ये मतलब है f'1 डिवाइडेड x, f'(x). तो क्या लग रहा है कि इसका 1 पे स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होता है tan थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो f'1 का मतलब है स्लोप tan थीटा। कब, जब x बराबर 1 है उस पॉइंट पे। तो x क्या लगता है तुम्हें, तो fx बराबर x की ग्राफ तो नहीं हो सकती ना, fx बराबर x की ग्राफ होगी तो डबल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, और ग्राफ नीचे आ नहीं सकती है, क्यों नहीं आ सकती, कॉन्वेक्स फंक्शन है। कॉन्वेक्स फंक्शन ग्राफ हमेशा यू शेप का होगा, मिनिमम लाइन हो सकता है, ये कभी ऐसा नहीं हो सकता, ये कॉन्केव बोलते हैं इसको हम लोग। तो इसका मतलब है कि ग्राफ का पक्का लाइन, देखो fx बराबर x इज नॉट द चॉइस, तो ऑब्वियसली चॉइस होगी इस तरह की होगी। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये एंगल 45 से ज्यादा होगा या कम होगा, समझ पा रहे हो, ये 45 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा 45 ज्यादा या कम, यही कॉन्सेप्ट है इसमें। ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रही है, तो टेंजेंट जो होगी इस कर्व में दैट विल बी, समझ देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, लफली ग्राफ तुम्हारा x² एक चॉइस है इसके लिए, सिंपली समझो। तो एग्जांपल के लिए देखो नहीं, x² चॉइस तब होगा तो यहाँ पे हमें एक ऐसा चॉइस लेना जहाँ पे इक्वल आ जाए,
तो एफ हाफ हाफ हो जाए, एफ वन वन हो जाए, तो एक्स स्क्वायर में वन पे वन होगा, हाफ पे हाफ नहीं होगा। मतलब ग्राफ जो भी है कन्वेक्स है ना, तो कॉन्वेक्स है तो इसका मतलब ये जो भी होगा तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज नॉट द चॉइस। एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स होता तो एफ डैश एक्स क्या हो जाता, वन हो जाता, बट दिस कैन नॉट बी। क्यों? क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जब इसमें तुम टैंजेंट ड्रॉ करोगे, सो ये जो टैंजेंट है ये एंगल थीटा बना रही है एक्स के साथ, और ये एंगल अगर एक्स होता ना ये लाइन तो 45, तो ये 45 से ज्यादा एंगल होगी, तो दैट्स व्हाई tan 45 डिग्री विल बी मोर देन tan थीटा विल बी मोर देन tan 45 1, और यही है f डैश 1 मोर देन 1। तो इस तरीके से एक सोच सकते हो इस तरीके से कि f डैश 1 इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1, जो कि 1 से ज्यादा ही होगी, क्योंकि पॉइंट को कहीं अटेन करना है। एक तो फंक्शन इस टाइप का होगा है ना, तो ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 पे जो स्लोप होगी ना, हाफ पे हाफ है 1 पे, तो 1 पे जो स्लोप आएगी दैट विल बी मोर देन एंगल विल बी मोर देन 45, तो tan 40 स्लोप इज tan थीटा, ठीक है ना, डेफिनेशन है स्लोप का। अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करो तो दिस इज मोर देन 1, तो ये मोर देन 1 आएगा। तो ये तो मैंने ऐसे स्लोप के कॉन्सेप्ट से किया, दूसरे तरीके से भी हो सकता है। तो दूसरे तरीके से अगर ट्राई करें तो क्या होगा देखो, तो अगर तुम एफ डैश निकालना चाहो फंक्शन का, है ना, तो एफ बी माइनस एफ है अपॉन बी माइनस ए, है ना, तो कितने आ जाएंगे? तो तुम वैसे सोचो एफ डैश 1 के बारे में, नहीं एक मतलब एफ बी माइनस एफ बी माइनस ए, तो एफ बी माइनस एफ है तो 1 माइनस हाफ है ना, अपन तो 1 आ जाएगा, तो एफ डैश एक्स तुम्हारा 1 होगा, और देयर एग्जिस्ट अ सी इन दिस सच दैट एफ डैश सी इज 1, तो उस बीच में होगा एक्सक्लूडिंग दैट पॉइंट, तो उस पॉइंट पे 1 से ज्यादा ही होगा। ये मतलब अगर तुम रोल्स थ्योरम लगा रहे हो जो कह रहे थे ना, तो रोल्स थ्योरम भी लगा सकते हो अगर तुम चाहो, हाफ टू 1 में अगर रोल्स थ्योरम लगाना चाहो, सो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये तुम्हारा 1 आ जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट सी बिटवीन हाफ एंड 1, जहां पे एफ डैश सी तुम्हारा 1 होगा, एग्जैक्टली जो सी पॉइंट है इस बीच में है, तुम्हें 1 पे बात कर रहा है, तो सोचो जो एफ डैश 1 क्या होगा, तो इस 1 से ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, वो तो है ही, एफ डैश एक्स डबल डैश पॉजिटिव है, तो डेरिवेटिव भी इंक्रीजिंग है। अच्छा ये बताओ मुझे, एफ डबल डैश एक्स छोड़ो, पहले ये बताओ एफ डैश एक्स पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? कि फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंग है ना, तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? कि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, ये ना, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, जैसे इसका मतलब तुम जानते हो कि फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसका मतलब एफ डैश इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब एफ जब सी हाफ से 1 में है तो एफ डैश 1 है, तो जब सी 1 से छोटी है उस केस में, तो जो 1 पे स्लोप जो होगी इस 1 से ज्यादा ही होगी, बिकॉज एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो वैल्यू बढ़ेगी तो 1 से ज्यादा होगी, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम में इसको सोच सकते हैं, तो ये 1 से ज्यादा ही होगी। सर ये मीन वैल्यू थ्योरम है ना, रोल्स थ्योरम में तो होता है f of c is equal to हाँ सॉरी ये मीन वैल्यू थ्योरम, हाँ मतलब ये मीन वैल्यू थ्योरम है, हाँ। सो दिस इज मीन वैल्यू थ्योरम, मतलब यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, नॉट रोल्स थ्योरम। हाँ रोल्स थ्योरम में इक्वल आता है ना, तो रोल्स थ्योरम में b और fa इक्वल आएगा तो f डैश c 0 होगा। मीन वैल्यू थ्योरम, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है ना, एक कॉची मीन वैल्यू थ्योरम 2 फंक्शन के लिए होता है, ये लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम 1 फंक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट तो क्या रह गया अब, किसी को कुछ रह गया 18 में इस पेपर में, या कंप्लीट? तो देख लो अगर तो अगले क्लास में अगर जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया सॉल्व करो, और कल जो है तो कल अगर इसका डाउट रहा तो तुम पूछ सकते हो, नहीं तो कल मॉक टेस्ट 19 डिस्कस करेंगे। ये इजी पेपर था क्या, इसलिए आसानी से हो गया, या सॉल्व नहीं किए तुम लोग, सॉल्व करो बैठ के ना, रात को भी कर सकते हो टेस्ट, तुम अगर टाइम अभी नहीं है तो तुम एक दिन में 2-3 टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, फिर अगले दिन उसका एनालिसिस कर सकते हो, ये चीज है। तो कल हम लोग फिर हाँ टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ था सर, तो कल भी रखते हैं। हाँ ठीक है, वो जब तक वो याद लो कंप्लीट नहीं हुआ है तो एक बार कंप्लीट कर लो, फिर कल भी इसका हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि हाफ ही हुआ है
तो अभी कंप्लीट करो इसको, एक बार दोबारा, पहले तो एक बार टेस्ट सॉल्व करते हो, एक बार दोबारा उसके बाद फिर से सॉल्व करके देख लो, जो फंस जाते हैं क्वेश्चन, फिर जो रह गया वो कल डिस्कस करते हैं। और 19 भी आगे अटेम्प्ट कर सकते हो, कल 18 का ही रखते हैं डिस्कशन, ठीक है। और 18 में डाउट नहीं रहेगा तो 19 का करेंगे। तो तुम लोग 18 19 कंप्लीट कर लो आज, अभी क्लास के बाद या कल सुबह कल शाम तक 18 19 कंप्लीट कर लो मॉक टेस्ट देके, फिर डाउट एक बार सॉल्व करके, फिर जो नहीं सॉल्व हो फिर हम कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन बाद में करोगे तो खुद ही कर लोगे, ये है, टेस्ट कराना नहीं होगा। और मार्क्स का है तुम एक बार देख सकते हो खुद से ऐड करके बाद में, जैसे जो क्वेश्चन हमारा गलत है तो तुम एक बार मार्क्स ऐड कर लेना कि इस सेक्शन में ये क्वेश्चन उतने मार्क्स आए, और ये क्वेश्चन खुद एक बार ऐड कर लो कि इतने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है ना। ये है, और उसके हिसाब से देखो क्या परफॉर्मेंस है और कुछ क्या मिस्टेक्स हैं उसको एनालाइज करो और उसको फिर दूर करो, ठीक है। तो अभी यही स्टॉप करते हैं, कल का सेम शेड्यूल रहेगा 6 to 9 का, डाउट एंड मॉक टेस्ट। चलो अभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट।